हो तो आज हम पढ़ेंगे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ठीक है ना। क्लास 10 का 4th चैप्टर। तो स्टार्ट करते हैं। सब ठीक है? ऑल ओके? रेडी? स्टार्ट। तो बेटा आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कार्बन एंड इट्स कंपोनेंट्स। तो आज कौन सा कलर ले लें? रेड ले लें। रेड कौन सा रेड बोलते हैं इसको पता नहीं यार, जो भी मैं रेड बोल देता हूं, छोड़ो, है ना। तो कार्बन और उसके बारे में जो वो ये कितने सारे कंपाउंड्स वगैरह बनाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे कार्बन के कुछ यूनिक फीचर्स। बहुत अलग अलग टाइप के यूनिक फीचर होते हैं सबके, बट इसका भी कुछ ऐसा यूनिक फीचर है जिसके वजह से ये मिलियंस ऑफ कंपाउंड बोल सकते हो, ठीक है। बहुत सारा कार्बन का कंपाउंड बनाता है ये, है ना। क्यों बनाता है, कैसे बनाता है, सभी देखेंगे। कार्बन क्या बॉन्ड बनाता है, उसका प्रॉपर्टीज वगैरह क्या है, वो अलग अलग कंपाउंड जो बनाता है उससे कुछ कुछ स्पेशल कंपाउंड्स के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। वो प्रिपेयर कैसे होते हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं, उसको यूज क्या होते हैं, सब चीज हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बॉन्डिंग इन कार्बन, द कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। In this chapter, we will cover the unique properties of carbon, its bonding and its variety of compounds it form। ये बता चुका हूँ। बहुत सारा बॉन्ड वगैरह कंपाउंड वगैरह बनाएगा, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लेंगे। उतना सारा पढ़ पाएंगे क्या यार? मिलियंस है, मिलियंस क्या बिलियंस भी होंगे, पता नहीं कितने हैं, है ना। ठीक है, छोड़ो। देखो सबको पता है कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है ना। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है? 6 है। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2 and 4, है ना। फर्स्ट सेल में, इसको हटा देता हूं मैं, 2 4 यहां पे लिखा हुआ है बेटा, देख लेना, ठीक है। फर्स्ट सेल ये है कार्बन का न्यूक्लियस, है ना। इसका पहला सेल, है ना। इसका दूसरा सेल, ठीक है। तो पहले सेल में वो कितने कार्बन रखे, कितने इलेक्ट्रॉन रखेगा? एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां रख लिया। न्यूक्लियस बेचारा इसको खींच लिया, इसको खींच के रख लिया, है ना। दोनों खींच लिया। फिर 4 ठो इसमें रहता है ना। एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन यहां रह जाएगा। 4 अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स रह गए। पहला सेल में दो इलेक्ट्रॉन, दूसरा सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसको भी खींच के रखेगा ये, है ना। ऐसे करके खींच के रखा हुआ है, इसको 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 और इसको, चारों को खींच के रखा हुआ है। कौन? कार्बन का न्यूक्लियस, ठीक है। अब बता बेटा, इसको स्टेबल होने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए? और 4, या फिर स्टेबल होने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन इसको देना पड़ेगा, है ना। क्यों? आउटर मोस्ट सेल जो होता है या तो कंप्लीटली फिल्ड होना चाहिए या तो पूरा खाली होना चाहिए। किसी भी एटम को या फिर किसी भी एलिमेंट को कंप्लीटली स्टेबल होने के लिए उसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो रहता है, आउटर मोस्ट सेल जो रहता है, ठीक है, वो कंप्लीटली खाली होना चाहिए, तो कंप्लीटली फिल होना चाहिए। मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 होगा, 8 होगा, 8 होगा, है ना। या तो 2 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, या तो 8 होना चाहिए, 4 तो नहीं होना चाहिए बाबू। तो इसीलिए अगर इसको स्टेबल फॉर्म में आना है, या तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा, या तो फिर 4 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा और इसको 8 करना पड़ेगा। 4 इलेक्ट्रॉन अगर ले लेगा +4 = 8 हो जाएगा, है ना। तब ये इस कॉन्फ़िगरेशन में आ जाएगा 2 8, राइट। समझ में आया? ये है इलेक्ट्रॉन का प्रॉब्लम, सॉरी इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूं, कार्बन का प्रॉब्लम है। उसको स्टेबल होने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन देना है या 4 इलेक्ट्रॉन लेना है। बट अभी तक हम लोग देखें, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है, 3 इलेक्ट्रॉन देता है, 4 इलेक्ट्रॉन कोई नहीं देता। क्यों पता है? इलेक्ट्रॉन को यहां से निकालने के लिए ना बेटा एनर्जी चाहिए होता है, एनर्जी, कुछ भी एक एनर्जी देना पड़ता है उसमें, है ना। तो ताकि इलेक्ट्रॉन को वहां से खींच के निकाल सके, है ना। तो 1 इलेक्ट्रॉन तो निकाल लेगा भाई, चल ठीक है, एनर्जी दे दिया उसको, थोड़ा सा निकाल दिया। दूसरा एनर्जी निकालने में ना बेटा पसीने निकल जाते हैं, फिर भी चलो निकाल दिया। तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने में पसीने के हर चीज निकल जाते हैं, है ना। तीसरा भी निकाल लिया, लेकिन चौथा नहीं निकाल पाएगा। हालांकि निकलता नहीं है ना, तीसरा निकलेगा, बहुत कम ही देखोगे तुम। 3+ आयन बहुत कम देखोगे, Fe3+ आयन होता है एक, है ना। मतलब कि आउटर मोस्ट का 3+ आयन बहुत कम ही देखने को मिलेगा। मोस्टली आपको मिलेगा 1+ आयन या 2+ आयन, 3+ आयन बहुत कम मिलेगा, 4+ आयन नहीं होता, है ना। क्यों? 4 इलेक्ट्रॉन निकालने में ना बेटा
और कुछ बचता ही नहीं है, 3 में ही सब कुछ निकल जाता है ना, और कुछ नहीं बचता। तो 4 इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए उसको निकालने के लिए, ठीक है। तो निकालना तो भूल जाओ, है ना, अब उसको खींच के निकाल नहीं सकते आप, यानी कि इलेक्ट्रॉन ये दे नहीं सकता, 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन नहीं दे पाएगा बेटा, है ना। अब देखते हैं हम लोग, क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले पाएगा, है ले पाएगा क्या बेटा, है। इसको मिटा दो थोड़ा सा, थोड़ा 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 थोड़ा, मिट जा बाबा, मिट जा मिट जा मिट जा, चलो यहां तक आ गया। अब इसको 4 इलेक्ट्रॉन अगर लेना है तो दूसरे किसी से लेगा ना। दूसरा कलर में देखते हैं, मान लो इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, है ना, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, इधर से 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, 4 इलेक्ट्रॉन ले लिया वो, है ना। तो अब लेगा, अब यहां पर रहेगा तो ऐसे थोड़ी रह लेगा, कहीं से भी आए कोई भी रह लेगा, उसके लिए उसको न्यूक्लियस के साथ बंधना पड़ता है ना बेटा, न्यूक्लियस उसको बांध के रखता है। अब एक बात बताओ, अच्छा इसको दूसरा कलर पे लेते हैं हम लोग। अब एक बात बताओ, ये एक है, ये एक है, ये एक है, ये एक है, न्यूक्लियस के पास जितना इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं, है ना, तभी दोनों एक दूसरे को चपका के रखते हैं या फिर न्यूट्रल होकर रहते हैं, जो भी, न्यूट्रल तो बात की बात है, लेकिन एक दूसरे को पकड़ के रखते हैं। प्रोटॉन ही है ना जो इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखेगा, है ना। अब उसके पास केवल 4 ही प्रोटॉन है, नहीं 4 नहीं 6 है, सॉरी 6 प्रोटॉन है ना, 6 प्रोटॉन है, जिसमें से 6 का 6 इलेक्ट्रॉन को वो बांध के रखा हुआ है, और एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ गए, तब उसका तो हालत खराब हो जाएगा ना बाबा, उसको और पकड़ के रखने के लिए, है ना। तो इतना ज्यादा वो पकड़ नहीं सकता, कौन, आपका न्यूक्लियस बोल लो या फिर न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन रहता है वो बोल लो, वो नहीं पकड़ सकता बाबा, इतना उसके पास पावर नहीं है कि वो पकड़ के रख सके 4 और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। इसीलिए क्या होता है कि ना वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर पाता है, ना वो इलेक्ट्रॉन दे पाता है, ना वो इलेक्ट्रॉन ले पाता है। वो क्या करता है, इन सब के बावजूद, है ना, फिर वो एक नया तरीका निकालता है। क्यों, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बेटा, है ना, इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है, शेयरिंग, है ना, स्टेबल होने के लिए वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। कैसे करेगा बेटा, चलो देखते हैं हम लोग, नया एक ठो खोल लेते हैं, है ना। यहां पे क्या करेगा, ये है कार्बन, है ना, इसके आउटर मोस्ट में है 4 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो वो क्या करेगा, और अलग अलग कोई भी एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट का एटम्स हो या मॉलिक्यूल्स हो, जो भी, मान लो मैं ले लेता हूं कार्बन का ही ले लेता हूं, 1 2 3 4, अब इसके पास भी 1 2 3 4 है, इसके पास भी 1 2 3 4 है, इसके पास भी 1 2 3 4 है ना। अब क्या करेगा, एक काम बोलेगा, एक काम कर बेटा भाई, चल हम दोनों थोड़ा थोड़ा शेयरिंग कर लेते हैं, एक तू ले ले, एक मैं ले लेता हूं। बोला ठीक है भाई, चल ठीक है। तो बोला तू भी के साथ ले ले, तेरे साथ भी ले लेता हूं, फिर तेरे साथ भी ले लेता हूं, फिर तेरे साथ भी ले लेता हूं। ऐसे करके ये वाला कार्बन जो है वो हो गया स्टेबल, है ना, स्टेबल हो गया ना। क्यों, इसके साथ 2 लिया दिया, लेना देना दोनों के, इसके पास तो है ही, है ना, इसका वाला भी ले लिया, अब इसके पास भी है, वो इसका वाला, शेयरिंग मतलब जान रहे हो, 2 इलेक्ट्रॉन दोनों यूज कर रहे हैं भाई, है ना, इसके पास भी 2 है, उसके पास भी 2, इसको ऐसे करके बॉन्ड बनाया, शेयरिंग की वजह से बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन है, इसका मतलब इसके पास भी इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी इस बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन है ना। तो ऐसे करके कितना हो गया, 2 2 4 2 6 2 8, ये वाला तो खुश, आहा पगला गया खुशी के मारे। क्यों, इसके पास आ गया आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, बट ये बेचारे तो वैसे के वैसे रह गए, वैसे के वैसे नहीं, मतलब कि फिर भी इसके पास 5 हो गए ना, 3 थे, 4 थे, 5 हो गए। अब ये क्या करेगा, किसी और दूसरे एटम के साथ, मान लो हाइड्रोजन एटम के पास आउटर मोस्ट में 1 ही इलेक्ट्रॉन रहता है ना, इसके साथ बना लेगा, है ना, ऐसे करके बना लिया, ऐसे करके बना लिया, ऐसे करके बना लिया। हाइड्रोजन के पास आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन रहता है, 1 इलेक्ट्रॉन और ले लिया, हो गया 2, ये हो गया ना 2, ये भी हो गया 2, ये भी हो गया 2। ऐसे करके कार्बन जो है अपने ही कार्बन एटम के साथ वो शेयरिंग, मतलब कि अलग अलग कंपाउंड बनाता है, जिसमें से वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और बॉन्ड बनाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। कार्बन खुद के साथ भी ऐसा बॉन्ड बना सकता है, कार्बन किसी मोनोवेलेंट या डाइवेलेंट वगैरह के साथ भी बना सकता है, मेनली बोलते हैं मोनोवेलेंट के साथ बनाता है, जो कि है मेनली हाइड्रोजन। बट आगे देखो वो फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिसको हेटेरोएटम्स भी बोलते हैं, हेटेरोएटम्स रहेगा,
फंक्शनल ग्रुप मतलब क्या, अलग अलग टाइप के दूसरे हाइड्रोजन और कार्बन को छोड़ के और भी दूसरे एटम्स होते हैं जो इनके साथ रिएक्ट करते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। उसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप्स हो जाते हैं, कुछ और तो कुछ नहीं, फंक्शनल ग्रुप ही रहते हैं, ठीक है। तो देखेंगे उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, ज्यादा इसके बाद दिमाग मत लगाओ। फिलहाल इतना जानो कार्बन बॉन्ड कैसे बनाता है और किसके साथ बनाता है, आगे भी देखेंगे वो सब किसके किसके साथ बनाता है, ठीक है बेटा। अब थोड़ा सा डेफिनेशन के थ्रू हम लोग समझ लेते हैं। ये क्या हो गया भाई, अच्छा चलो, क्या बोला है, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इसका 2 and 4, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन समझ में आया। इट हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स आउटर मोस्ट सेल, नीड 4 मोर टू कंप्लीट ऑक्टेट, और एक्स्ट्रा 4 उसको चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। कार्बन कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन, इट वुड रिक्वायर अ लॉट ऑफ एनर्जी, एंड कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन वुड मेक इट अनस्टेबल ड्यू टू 4 माइनस चार्ज। अनस्टेबल क्यों, क्योंकि आउटर मोस्ट में एक्स्ट्रा 4 इलेक्ट्रॉन आ गया ना, तो न्यूक्लियस उसको पकड़ के नहीं रख पाएगा, उतना संभाल नहीं पाएगा बेटा, है ना। सो कार्बन शेयर्स इलेक्ट्रॉन्स व्हेन विथ अदर एटम्स फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड। आपका नोट्स है, लिख लो आराम से, इसको मैं पूरा अच्छे से समझा चुका हूं पहले ही। कार्बन इज टेट्रावेलेंट बिकॉज इट हैज 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसको हम लोग टेट्रावेलेंट बोलते हैं। टेट्रा मतलब 4, वैलेंट मतलब वैलेंसी, खाली, है ना। कार्बन को हम लोग टेट्रावेलेंट बोलते हैं क्योंकि इसका आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन खाली में रहता है, बोलो, या 4 इलेक्ट्रॉन रहता है, बोलो, उसका वैलेंसी है 4, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, मैं अच्छे से आपको बता चुका हूं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। 2 एटम्स जब अपना अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, है ना, वो एक भी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, मैक्सिमम 3 ही होते हैं, है ना। उसको हम लोग बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। बॉन्ड्स विच आर फॉर्म्ड बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बिटवीन 2 एटम्स आर नोन एज कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। इलेक्ट्रॉन पेयर बोला है क्योंकि एक ये शेयर करते हैं, एक ये शेयर करते हैं, दोनों मिला के 2 हो जाते हैं, ठीक है, समझ में आया। चलो अब इसके प्रॉपर्टीज क्या क्या है बेटा, देखो सबसे पहले तो इसका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। कोवेलेंट बॉन्ड का बात कर रहा हूं बेटा, कार्बन ना अभी आगे हम लोग देखेंगे और भी अलग अलग टाइप से अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के साथ कुछ कुछ मतलब कि कंपाउंड्स वगैरह बनाता है, उन लोग का मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इतना कम नहीं होता, अच्छा खासा होता है बेटा, है ना। तो उनका प्रॉपर्टी बाद में देखेंगे, अभी हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। कोवेलेंट बॉन्ड का या फिर कोवेलेंट कंपाउंड का जो होता है ना, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ना बहुत कम होता है, ठीक है, क्योंकि वो लोग मेनली लिक्विड में, गैस वगैरह में मिलते हैं, मेनली कार्बन कंपाउंड्स का, ठीक है। तो वो वीक होते हैं, उनका इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होता है ना, 2 एटम्स के बीच में जो फोर्स रहता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स रहता है, वो थोड़ा वीक रहता है, इसीलिए ये बहुत आसानी से मेल्ट हो जाते हैं या बॉयल हो जाते हैं, ठीक है, एज कंपेयर टू अदर कंपाउंड्स। उसके साथ साथ ये कंडक्ट नहीं करते बेटा इलेक्ट्रिसिटी, क्यों, अब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट के लिए या तो फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए या फ्री आयंस चाहिए, ये दोनों ही कैरी नहीं करते, ना इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होता है ना इनके पास फ्री आयंस होता है ना, इसीलिए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता। आयंस मतलब समझते हो ना, H+ आयन, OH- आयन, बहुत सारे आयंस होते हैं, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं, ठीक है, वाटर में ये सॉल्युबल नहीं होता। कौन, कोवेलेंट कंपाउंड। कार्बन बहुत सारा चीज बहुत जगह देखोगे, जब आगे फंक्शनल ग्रुप के साथ अलग अलग ये कंपाउंड वगैरह बनाएगा, वाटर में सॉल्युबल होगा, है ना, लेकिन यहां पे ये इनसॉल्युबल इन वाटर है। स्पेशली याद रखना, सुनो, जब हम लोग फंक्शनल ग्रुप के साथ रिएक्ट करते हैं ना, उसका कैरेक्टरिस्टिक चेंज होता है, इसीलिए बता रहा हूं, ठीक है। तो सिंपल, अभी कार्बन कंपाउंड के बारे में देखते हैं या कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में देखते हैं, फंक्शनल ग्रुप को भूल जाओ, फंक्शनल ग्रुप के बारे में अलग से प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है। मैं ही तुम लोग को कंफ्यूज कर रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं साइड होने, कोई टेंशन नहीं, ठीक है। अभी फंक्शनल ग्रुप को भूल जाओ, इसके बारे में पूरा फोकस करो। क्या क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, बहुत जल्दी मेल्ट हो जाता है, बॉयल हो जाता है ना। ये कंडक्ट नहीं करता क्योंकि इसके पास ना इलेक्ट्रॉन्स रहता है ना आयंस रहता है, ठीक है। ये इनसॉल्युबल इन वाटर होता है, वाटर में सॉल्युबल नहीं होता, बट ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, मतलब इनऑर्गेनिक बोल रहा हूं, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, जैसे कि अल्कोहल हुआ, इथर हुआ, इनको बोलते हैं हम लोग ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ठीक है। इन सब में वो सॉल्युबल होता है, ठीक है। यूजुअली गैसेस और लिक्विड, सम आर सॉफ्ट सॉलिड, ठीक है, ये मेनली गैसेस होगा नहीं तो लिक्विड होगा।
कुछ ही होते हैं जो सॉलिड होते हैं, बाकी सब गैसेस लिक्विड। जो आज जो सॉलिड होते हैं ना वो वैक्स के जैसे रहते हैं। वैक्स जानते हो? बोरोप्लस लगाए हो? नहीं, बोरोप्लस तो क्रीम हो गया एक टाइप से। आपका वैक्स इन द सेंस क्या बोलते हैं, बाम वगैरह टाइप नहीं होता है, वैक्स टाइप दिखेगा, उसको बोलते हैं वैक्स। ठीक है ना, छोड़ो, समझ जाओगे। वो इस टाइप का सॉलिड होता है। ठीक है, ये एक छोटा सा नोट है कि मीथेन जो कि एक कार्बन कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CH4, है ना। ये ऐसे बनता है CH, है ना, ऐसा इसका स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो मीथेन जो है ना, आपका घर में देखते हो LPG गैस, है ना, LPG गैस में रहता है, आपका नेचुरल गैस रहता है, उसको बोलते हैं CNG वगैरह में, बहुत जगह बायोगैस वगैरह CNG वगैरह में सब जगह ये रहता है। ठीक है, यही है आपका नेचुरल गैस मीथेन। मीथेन इज वाइडली यूज्ड एज अ फ्यूल, है ना, बहुत ज्यादा फ्यूल कैसे यूज होता है। इज अ मेजर कंपाउंड ऑफ बायोगैस एंड CNG। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द सिंपलेस्ट कंपाउंड फॉर्म्ड बाय कार्बन। सबसे सिंपलेस्ट बोल सकते हो या फिर वन ऑफ द सिंपलेस्ट ये बोल रहा है, लेकिन हम लोग सबसे पहले जब भी स्टार्ट करते हैं ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, मीथेन से स्टार्ट करते हैं। सबसे छोटा कंपाउंड और सबसे सिंपल कंपाउंड CH4। ठीक है, फिर इसके बाद बड़े बड़े कंपाउंड्स आएंगे। ठीक है, क्रिटिकल इतने क्रिटिकल के नाम भी याद नहीं रख सकोगे, नाम तो छोड़ दो, उसका स्ट्रक्चर कुछ याद नहीं रख सकोगे, है ना, वो सब पढ़ाया भी नहीं जाता उतना। क्रिटिकल कंपाउंड्स डोंट वरी, इतना तुम याद रख सकोगे उतना ही पढ़ाया जाएगा, क्योंकि मिलियंस और बिलियंस में इनसे कंपाउंड, उतना पढ़ भी नहीं पाओगे, हम लोग पढ़ा भी नहीं पाएंगे। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड मेनली 3 टाइप का हम लोग देखते हैं, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, है ना। तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, ये देखो ऐसा रहता है। HH में बनाया सिंगल बॉन्ड, OO में बनाया डबल बॉन्ड, NN में बनाया ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, ऐसा रहता है। क्यों? H का आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसका भी दोनों शेयर कर लिए, हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। O का आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, वो भी शेयर कर लिए, है ना। ऑक्सीजन नहीं बनाता बेटा, ऑक्सीजन बात की बात है। ठीक है, ऑक्सीजन बनाता है, मतलब कि जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह में सभी यूज होता है। ठीक है, और नाइट्रोजन उसका आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नहीं 5 इलेक्ट्रॉन, सॉरी, नाइट्रोजन का आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा। 1 2 3 4 5, यहां पे रहेगा 1 2 3 4 5, ये ले बेटा, ले, हो गया शेयरिंग। ठीक है, 5 और 3 8, 5 और 3 8, हो गया आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, खत्म। चलो, अब हम लोग देखेंगे कार्बन का वर्सटाइल नेचर का होता है रे बेटा, है वर्सटाइल में तो जानते हो, बहुत सबके साथ एक टाइप से बोल सकते हो, है ना, सबके साथ ये बॉन्ड बनाता है, सबके साथ बॉन्ड बनाता है, मिलियंस ऑफ कंपाउंड बनाता है, ये सब चीज है वर्सटाइल नेचर। ठीक है, कार्बन जो होता है इज कॉल्ड वर्सटाइल एलिमेंट। कार्बन को हम लोग वर्सटाइल एलिमेंट बोलते हैं बेटा। क्यों? ये लाखों करोड़ों मिलियंस बिलियंस में क्या बनाता है? कंपाउंड्स बनाता है ना। बिकॉम्स इट फॉर्म लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, मिलियंस ऑफ कंपाउंड, दिस इज ड्यू टू इट्स यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, ये जो है मिलियंस और बिलियंस में कंपाउंड्स बनाता है ना, वर्सटाइल मतलब इसके, इसलिए हम लोग कार्बन को वर्सटाइल एलिमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, वर्सटाइल एलिमेंट तो मिलियंस बिलियंस में कंपाउंड बनाता है। क्यों बनाता है? ड्यू टू इट्स यूनिक बॉन्डिंग प्रॉपर्टी। इसका बॉन्डिंग का प्रॉपर्टी ही कुछ यूनिक है बेटा, है ना। इसके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये अपने ही एटम के साथ बॉन्ड बनाते रहता है, बहुत सारा, इतना बनाएगा पूछो मत। ठीक है, बोलते हैं कार्बन चेन बनाता है, ये पूरा कंप्लीटली चेन बनाएगा, कार्बन चेन, कार्बन रिंग बनाएगा, कार्बन स्ट्रक्चर, क्रिटिकल स्ट्रक्चर, अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाएगा सिर्फ कार्बन के साथ। अब कार्बन को फिर बैलेंस करने के लिए अलग से हाइड्रोजन ऑक्सीजन वगैरह डाल देता है, खत्म हो गया और क्या। ठीक है, जैसे कि देखो ये एक कार्बन है, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ऐसा बनाएगा, ये है कार्बन चेन बेटा। अबे हट, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो एक एक ठो बना दिया, लेकिन इसका आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन तो फिर भी बच गया। ठीक है बेटा, बच गया, 1 2 3, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, यही तो बचा, 1 2 3 यही बचा ना। अब क्या करेगा? H बेटा H बेटा H बेटा H बेटा H बेटा H, है ना, ऐसे करके HH डाल देगा, हो गया। ऐसे करके बहुत लंबा चेन, इतना लंबा चेन बना देगा, गिन नहीं पाओगे बेटा, है ना। ऐसे बहुत लंबा चेन बनाता है। ठीक है, अब चेन तो बना दिया, अब बोलते हैं रिंग भी बनाता है, अलग अलग स्ट्रक्चर भी बनाता है, ऐसे भी बना देगा। देखो ऐसा बनाएगा, 1 2 1 2, ये देखो ऐसा बना देगा, फिर ऐसा 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 ऐसा,
अब बहुत क्रिटिकल स्ट्रक्चर बना देता है यार, अजीब अजीब कुछ भी बना देगा साला, कुछ काम धंधा या कुछ ना कुछ बनाते रहता है यार, ये दिमाग खराब कर देता है। फिर रिंग भी बनाता है ये, है ना। रिंग कैसा बनाएगा, यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, ये देखो बन गया रिंग, है ना। यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, यहाँ एक ठो, बन गया 3 का रिंग। यहाँ एक ठो, 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 बन गया 5 का रिंग। ये बॉन्ड है बेटा, उनके बीच में बॉन्ड जो है वही रिंग बनाता है ना। ऐसे करके 6 का रिंग बनाएगा। आगे हम लोग देखेंगे बेंजीन, है ना, ऐसे करके 6 का रिंग बना देगा। बीच में कार्बन है बेटा, ठीक है, कार्बन है सबके बीच में। ऐसे करके अजीबोगरीब टाइप का स्ट्रक्चर बनाता है, ठीक है। इस रिंग फॉर्मेशन को, इस कार्बन चेन फॉर्मेशन को, इस स्ट्रक्चर फॉर्मेशन को, अलग अलग टाइप का जो प्रॉपर्टी होता है स्ट्रक्चर फॉर्मेशन का, कैसे कैसे करके बनाता है, इन सबको हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, है ना। द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन, लॉन्ग रिंग, लॉन्ग स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन इज कॉल्ड कैटेनेशन। इसका जो प्रॉपर्टी हो, इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं कैटेनेशन, ठीक है। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटॉम टू बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटॉम टू फॉर्म लॉन्ग चेन, ब्रांच्ड चेन और रिंग्स, ठीक है। ये जो मैं बोल रहा हूं ना, छोड़ो जो भी, समझ में आया। ब्रांच चेन बनाएगा, लॉन्ग चेन बनाएगा और रिंग्स बनाएगा। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। ये इसका यूनिक प्रॉपर्टी है, ठीक है। 2 प्रॉपर्टी है बोला ना, ठीक है, 2 यूनिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये मिलियन सब कंपाउंड बनाता है, इसलिए उसको हम लोग वर्सटाइल एलिमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। वो 2 प्रॉपर्टी में एक प्रॉपर्टी हो गया कैटेनेशन और दूसरा प्रॉपर्टी है उसका वैलेंसी। 4 आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन रहता है ना। कार्बन कैन फॉर्म सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड विथ अदर कार्बन एटम्स। दूसरा कार्बन एटम्स भी बनाता है और दूसरा एटम्स के साथ भी बनाता है, आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। जैसे कि सिंगल बॉन्ड मिथेन, डबल बॉन्ड इथेन, ट्रिपल बॉन्ड इथाइन, है ना। ये एग्जांपल्स हैं, ठीक है। इसके बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी बेटा। चलो आगे बढ़ते हैं। टेट्रावैलेंसी, दूसरा उसका प्रॉपर्टी है टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन का आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं, मैंने बताया था, वो टेट्रावैलेंसी होता है ना। तो टेट्रावैलेंसी का मतलब तुम लोगों को अच्छे से पता है ना। कार्बन is tetravalent, that is it has 4 valence electron. It is capable of bonding with 4 other atoms of carbon other than monovalent element, ठीक है। monovalent element के छोड़ के दूसरे किसी भी, नहीं सॉरी उल्टा बोल दिया मैं, मतलब कि ये कार्बन के साथ भी बनाता है और दूसरा मोनोवेलेंट एलिमेंट्स के साथ भी बनाता है, ठीक है। तो कार्बन फॉर्म्स स्टेबल बॉन्ड्स विथ एलिमेंट्स लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन, इन सब के साथ मिलके स्टेबल बॉन्ड बनाता है, स्टेबल कंपाउंड बनाता है। कौन? कार्बन, है ना। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड एक्सेप्शनली स्टेबल। देखो हम लोग स्टार्टिंग में पढ़े थे क्या पढ़े थे कि ये तुम्हारा कोवेलेंट बॉन्ड का जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टरिस्टिक होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो थोड़ा सा वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है, ठीक है। बट यहां पर क्या बता रहा है, द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विथ मोस्ट अदर एलिमेंट्स, ठीक है। मोस्ट कार्बन के साथ नहीं, अदर एलिमेंट्स के साथ, ठीक है। अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, मेकिंग दिस कंपाउंड्स एक्सेप्शनली स्टेबल, ठीक है। थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना देता है दूसरे के साथ बना मिलके, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, क्लोरीन हो गया, इन सब के साथ मिलके एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग कंपाउंड वगैरह बना देता है, एक्सेप्शनली, ठीक है ना। समझ रहे हो? तो एक्सेप्शनली क्यों बोल रहा हूं मैं, क्यों वहां पर वो बोल रहे थे कि इसका इंटरमोलिकुलर फोर्स वीक होता है, किसका? कोवेलेंट बॉन्ड का, ठीक है। बट यहां ये कोवेलेंट बॉन्ड तो बना रहा है, बट यहां पे जब कार्बन दूसरे एटम्स के साथ बना रहा है ऐसा बॉन्ड, तो वो एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग बना रहा है, इंटरमोलिकुलर फोर्स वहां पे स्ट्रॉन्ग रहता है, ठीक है, और वो स्टेबल होता है, बढ़िया स्टेबल होता है भाई, ठीक है। समझ में आया इसको एक्सेप्शनली क्यों बोलते हैं? चलो आगे देखते हैं। कार्बन इज स्मॉल इन साइज, दिस एनेबल द न्यूक्लियस टू होल्ड ऑन द सेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली, ठीक है। देखो कार्बन जो है ना, वो एक यहां पर न्यूक्लियस है, एक यहां पे इसका सेल है और दूसरा सेल तो यहीं पे है ना। तो इसको ज्यादा फोर्स नहीं लगाना पड़ेगा ना बेटा, है ना। जितना छोटा एटम है ना, छोटा मतलब समझते हैं ना,
तुम जैसे जैसे पीरियोडिक टेबल में आगे बढ़ते जाओगे ना, तुम्हारा साइज बढ़ते जाता है। बोलते हैं लेफ्ट टू राइट तुम्हारा साइज डिक्रीज होता है ना, और डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होता है। वो कैसे मैं आपको बताता हूं। देखो मान लो लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। हाइड्रोजन हीलियम है, हाइड्रोजन हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, यही है। तो अब इनको मैं छोड़ देता हूं, ये वाले को छोड़ देता हूं, नीचे वाले को देखो, दूसरा सेल है, एक सेल, ये न्यूक्लियस रहेगा, ये एक सेल रहेगा, ये दूसरा सेल रहेगा, है ना। अब दूसरा सेल जितने इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन रहेंगे एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं ना बेटा, है ना, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन। अब जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन रहेंगे दोनों बराबर मात्रा में, है ना, ऐसा नहीं कि एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गया एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, वैसा नहीं, दोनों बराबर हैं। जितना इलेक्ट्रॉन है उतना ही प्रोटॉन है, तो दोनों एक दूसरे को खींच के रखते हैं। जितना ज्यादा खींचेंगे तो ये सेल जो है, ये वाला जो सेल है वो एक दूसरे को सिकुड़ते रहेगा, चिपकते रहेगा, है ना, चिपक के रहेगा। तो इसीलिए बोलते हैं लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो आपका जो एटम का साइज है वो सिकुड़ जाता है, छोटा हो जाता है। क्यों सिकुड़ता है पता है? एटम न्यूक्लियस जो है इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है अंदर, है ना। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, जितना ज्यादा प्रोटॉन उसमें होगा वो उतना ज्यादा सिकुड़ेगा। अब डाउन द ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहा है ना, लेकिन उसका साइज ज्यादा होता है, बढ़ते जाता है डाउन द ग्रुप से जब नीचे जाओगे तो, है ना। जैसे कि उसका एग्जांपल देता हूं मैं, हीलियम है, हीलियम लिथियम हेली ना के रब कैसे फ्रेंड, है ना। अब देखो ये डाउन द ग्रुप है ना, यहां एटॉमिक नंबर 10 है, यहां एटॉमिक नंबर 11 है, यहां एटॉमिक नंबर पोटेशियम में कितना है भूल गया, 10 8 10 28 सॉरी 18 19 होगा, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होगा। तो इसके पास 19 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बोलेगा वो इसमें खींच के रखिएगा ना। देखो अब इसके पास जो है लिथियम के पास 2 सेल है ना, तो अब ये जितना भी सिकुड़ेगा इतना सेल को ही नहीं सिकुड़ाएगा, एक्स्ट्रा तो सेल नहीं लेके आ पाएगा ना। अब सोडियम के पास एक और एक्स्ट्रा सेल आ गया। अब तू जितना भी सिकुड़ ले, जितना भी फैल ले बेटा, है ना, एक्स्ट्रा सेल से तो बड़ा नहीं हो पाएगा ना, इसीलिए, ठीक है। तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे वैसे वैसे तुम्हारा एटम का साइज बढ़ते जाएगा, है ना। और कार्बन को जो देखो आउटरमोस्ट में 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल एटॉमिक नंबर 6 ही है। उसके पास एक ठो न्यूक्लियस रहता है, एक ठो सेल रहेगा, एक ठो बाहर में सेल रहेगा, है ना, इतना ही है। तो कार्बन का साइज जो रहता है कंपैरेटिवली छोटा ही रहता है ना। इसीलिए जब वो दूसरे एटम के साथ बनाता है, मान लो इसके साथ अगर बनाएगा ये, है ना, क्या बॉन्ड, तो उसका जो न्यूक्लियस है ना सामने में ही है, दूर तो है नहीं। जितना दूर रहेगा न्यूक्लियस को, मान लो अगर इलेक्ट्रॉन यहां पे है तो न्यूक्लियस को ज्यादा फोर्स देना पड़ेगा ना, उसको ज्यादा तकलीफ लेना पड़ेगा खींचने में। तो हम लोग इसको इजीली निकाल सकते हैं, बट यहां पे जो इलेक्ट्रॉन रहेगा उसको इजीली नहीं निकाल पाएंगे ना। न्यूक्लियस कसके पकड़ के रखेगा उसको, सामने में है वो। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में क्या आता है, अट्रैक्टिव फोर्स रहता है, जैसे लाइक 2 चुंबक, है ना, यहां पे एक चुंबक रखो, यहां पे एक चुंबक रखो, है ना, मान लो दोनों एक दूसरे को खींच रहा है ना, तो उसको आसानी से खींच नहीं पाओगे तुम लोग। अट्रैक्शन फोर्स है वो, अट्रैक्शन फोर्स बोलते हैं उसको, है ना। वही चुंबक को मैं यहां कर दूंगा तो और आसानी से खींच लोगे, चुंबक को मैं यहां कर दूंगा तो और आसानी से खींच लोगे, है ना। हालांकि चुंबक का एक रेडियस होता है, इतना रेडियस में उसमें फोर्स आता है, मतलब कि इतना रेडियस में ही वो अट्रैक्ट कर पाएगा। वैसा ही एक टाइप से इसमें भी रहता है, दूर दूर तक मतलब कि रेडियस आता है, जैसे जैसे वो दूर जाएगा उसका अट्रैक्शन फोर्स वैसे कम होता जाता है, ठीक है। तो ये अट्रैक्शन फोर्स का ज्यादा रहेगा ना, क्योंकि सामने में है ये न्यूक्लियस के, जितना सामने में इलेक्ट्रॉन रहेगा उसका अट्रैक्शन फोर्स उतना ही ज्यादा रहेगा, ठीक है, समझ में आया। इसीलिए कार्बन का प्रॉपर्टी होता है कि कार्बन जो दूसरे एटम के साथ जो बनाता है ना बॉन्डिंग, है ना, इलेक्ट्रॉन को जो पकड़ता है, कौन शेयर करता है, ठीक है, तो वो जो बॉन्डिंग रहता है बहुत स्ट्रांग रहता है। क्यों? क्योंकि कार्बन का साइज छोटा है, साइज छोटा है तो न्यूक्लियस सामने में पड़ता है, सामने में पड़ता है तो न्यूक्लियस इजीली सामने वाला इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रख लेता है, कैप्चर करके रख लेता है, अट्रैक्ट करके रख लेता है, समझ में आया, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं जब कार्बन जो है वो बॉन्ड बनाता है तो स्ट्रांग रहता है, क्यों? उसका साइज छोटा है कार्बन, ठीक है, समझ में आया। चलो, कार्बन इज स्मॉल इन साइज, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली, ठीक है, स्ट्रांगली पकड़ के रखता है उसका न्यूक्लियस, ठीक है। चलो अब इसका एग्जांपल क्या क्या है बेटा, ठीक है, अदर एग्जांपल मतलब कार्बन जो अलग अलग के साथ
बॉन्ड बनाता है, उसका एग्जांपल है देख लो, मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इथेनॉल है, ग्लूकोज है ना, ये सब अलग अलग कंपाउंड से कार्बन का है, उसके साथ वो बॉन्ड बनाता है। क्या बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। कार्बन कोवेलेंट के सिवा दूसरा बॉन्ड नहीं बनाता, याद रखना बेटा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। इसको एक वर्ड में याद करना है, डायरेक्ट बोल दे रहा हूं, सिंगल बॉन्ड सैचुरेटेड, डबल या ट्रिपल बॉन्ड अनसैचुरेटेड, खत्म, इतना सही याद रखो, ठीक है। अब उसके बारे में थोड़ा डिटेल में पढ़ना है, देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। देख लो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होता है, सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स क्या होता है, कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड ओनली आर कॉल्ड कार्बन सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। इतना लंबा चौड़ा है, आराम से एग्जाम में बैठ के लिख देना। सिंगल बॉन्ड, दो कार्बन एटम्स के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन बोलो या फिर कार्बन कंपाउंड बोलो, है ना। हाइड्रो और कार्बन मतलब हाइड्रोजन और कार्बन, बेटा बिना हाइड्रोजन और कार्बन नहीं बनाता ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, याद रखना। अगर कार्बन है तो हाइड्रोजन होगा ही होगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड अगर बनाएगा दो कार्बन के बीच में, किसी और के बीच में नहीं, याद रखना। अगर दो कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो ही वो सैचुरेटेड है। ऐसा नहीं कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में तो सिंगल बॉन्ड है सर, ये तो सैचुरेटेड होगा, लेकिन पता चला यहां पर सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड एच ऐसा टाइप का बना हुआ है, बोले का सर यहां तो सिंगल बॉन्ड भी है डबल बॉन्ड भी है, इसको क्या बोले ना बेला, इसको बोलना है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। अगर कितना भी बड़ा क्या कार्बन चेन होगा, कितना भी बड़ा कार्बन चेन होगा, अगर उसमें एक भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आ गया बेटा तो वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, ठीक है, याद रखना, ठीक है। चलो अब सैचुरेटेड का हाइड्रोकार्बन के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। दिस कंपाउंड्स आर आल्सो कॉल्ड अल्केन, याद रखियो बेटा, अल्केन, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं इसको, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को अल्केन, और अनसैचुरेटेड जो आएगा आगे देखोगे अल्कीन और अल्काइन हम लोग बोलते हैं उसको, ठीक है। इसका जनरल नाम है, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। देखो अगर मान लो एक ये n जो है ना नंबर ऑफ कार्बन है, n इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। n जो होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम, अगर एक ठो कार्बन एटम n अगर इक्वल्स टू 1 है, देखो यहां पे n इक्वल्स टू 1 है ना, तो h कितना हो जाएगा 2 + 2 4, देखो आ गया ना CH4। अगर 2 हो जाएगा, है ना, तो 2 × 2 4 + 2 6, है ना, दो अगर कार्बन हुआ तो C2H6, ऐसे ही करके बाकी सब फॉर्मूला से निकाल लेना बेटा, निकल जाएगा, ठीक है। अब इसका प्रॉपर्टीज थोड़ा सा देख लेते हैं। प्रॉपर्टीज यूजुअली लेस रिएक्टिव होता है, रिएक्टिव ज्यादा नहीं होता बेटा, कम रिएक्टिव होता है, बहुत रिएक्शन करता है, लेकिन अनसैचुरेटेड से कम रिएक्टिव होता है ना। कम रिएक्टिव होता है यानी कि ज्यादा स्टेबल होता है ना। तो ये कम रिएक्टिव होता है, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है बेटा। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, डोंट वरी, आगे इसका पूरा का पूरा सेक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का, ठीक है। सब्स्टिट्यूट करते हैं, एक हाइड्रोजन हटा देंगे, दूसरा इसमें एलिमेंट या फिर दूसरा एलिमेंट का क्या बोलते हैं इसको, एटम को डाल देंगे, यही होता है तुम लोगों का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करते हैं, और तुम लोगों का अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो रहते हैं वो एडिशन रिएक्शन करते हैं, ये सब्सट्रैक्ट करते हैं, वो ऐड करते हैं, समझ में आया। और एडिशन और सब्सट्रैक्शन सिर्फ और सिर्फ एक चीज क्या होता है, हाइड्रोजन का बेटा, याद रखना। अगर सब्सट्रैक्शन करेगा नहीं कि हाइड्रोजन निकालेगा, एडिशन करेगा नहीं कि हाइड्रोजन घुसेड़ देगा उसमें, है ना। चलो तो आगे देखते हैं, मोस्टली कलरलेस गैसेस और लिक्विड, ये जो होता है मोस्टली कलरलेस गैसेस होगा, नहीं तो लिक्विड होगा, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते बेटा। चलो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का होता है मुन्ना, अभी का हमने उर्दू में बोला है, यही तो बोला था ना मैंने, कि अगर दो या दो से ज्यादा बॉन्ड्स होते हैं कार्बन और कार्बन के बीच में, उसी को हम लोग बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। कंपाउंड्स इन विच कार्बन एटम्स आर कनेक्टेड बाय डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, है ना। अब देख लो, डबल बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड होते हैं, सी का ट्रिपल बॉन्ड, सी का डबल बॉन्ड, इसको हम लोग अल्कीन बोलते हैं, इसको अल्काइन बोलते हैं बेटा,
है ना। एग्जाम्पल अगर देखना चाहते हो, इथीन हो जाएगा, इथाइन हो जाएगा बेटा। याद रखना, क्या याद रखोगे यार, ठीक है छोड़ो। ये मीथेन, जैसे कि मीथेन होता है ना, मीथेन में क्या होता है, सिंगल कार्बन एटम रहता है बेटा, सिर्फ एक ही कार्बन रहेगा। वो अल्केन में दिख जाएगा, अल्किन में मीथेन नहीं होता। कैसे होगा? मीथेन होने के लिए, यानी कि अल्कीन का प्रॉपर्टी शो करने के लिए 2 कार्बन चाहिए और 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड चाहिए, है ना। वैसे ही इथीन भी नहीं होता, सॉरी इथाइन भी नहीं होता, है ना। इथीन तो होता है। तो अल्केन जो है सिंगल कार्बन से स्टार्ट हो जाता है, अल्किन और अल्काइन को मिनिमम 2 कार्बन चाहिए बनने के लिए, ठीक है, समझ में आया। चलो, प्रॉपर्टीज का होते हैं, जस्ट उसके थोड़ा सा ऑपोजिट हो जाएगा बेटा। जैसे कि मोर रिएक्टिव, वो लेस रिएक्टिव था, ये मोर रिएक्टिव हो जाएगा बेटा, है ना। वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करता था, ये एडिशन रिएक्शन कर देगा बेटा, है ना। यूज्ड एज स्टार्टिंग मटेरियल्स इन केमिकल इंडस्ट्रीज, एग्जांपल मेकिंग अल्कोहल, प्लास्टिक्स, एडिशन, ठीक है। बहुत सारा इंडस्ट्रीज में यूज होता है। मेनली आप जो अल्कोहल पीते हो ना, तुम कहां से, तुम बच्चे हो अभी, है ना। बड़े लोग पीते हैं, बड़े लोग, मैं नहीं पीता भाई, ठीक है, और भी दूसरे बड़े लोग हैं जो लोग पीते हैं, ठीक है। तो वो लोग अल्कोहल वगैरह जो पीते हैं, उस अल्कोहल में रहता है, कहां रहता है बेटा, है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन का कंपाउंड रहता है वो आगे हम लोग पढ़ेंगे बढ़िया से, डोंट वरी, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला वगैरह देख लो, जनरल फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, जैसे वहां पे निकाला था ना वैसे इसका भी निकाल लेना, है ना। और अल्किन ये रहा, ठीक है, समझ में आया। आगे बढ़े, चलो बेटा। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, थोड़ा सा जानना है, ठीक है। स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, आइसोमर्स उसको बोलते हैं हम लोग जिसका मतलब कि स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग रहेगा, है ना। टू स्ट्रक्चर विथ फॉर्मूला, मतलब कि ये वाला फॉर्मूला CnH4 ये सेम रहेगा। देखो जैसे कि 4 कार्बन है और 10 हाइड्रोजन है ना, इसमें भी देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, इसमें भी देखो 4 कार्बन और 10 हाइड्रोजन है, बट इनका स्ट्रक्चर अलग है, अलग अलग स्ट्रक्चर है ना। इसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं, आइसोमर्स बोलते हैं। आइसोमेरिज्म कुछ होता है, कंफ्यूजन, पढ़ाते पढ़ाते भयानक कंफ्यूजन हो जाता है, फ्लो में बढ़ जाता है, बह जाता है, कोई बात नहीं, छोड़ो। आइसोमर्स, ठीक है। तो इतना सा, इससे ज्यादा जरूरत नहीं आपको जानने का, है ना। इससे ज्यादा अपना आपके एग्जाम में आने वाला ना कोई पूछने वाला है, ठीक है। कंपाउंड्स विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, अच्छा इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बोलते हैं, विद बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, ठीक है, समझ में आया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम रहेगा, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग अलग रहेगा। एग्जांपल्स ये देख लो, दो अलग अलग है ना। सम कंपाउंड्स हैव कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन द फॉर्म ऑफ रिंग, रिंग बेटा, रिंग याद है, रिंग बता रहा था ना, अलग अलग रहता है, देखो ऐसा रहता है ना। ये कार्बन चिपका, हाइड्रोजन दोनों चिपका के रख लेता है, बॉन्ड बनाएगा तो थोड़ा सा स्ट्रक्चर बना देता है ना। इसको हम लोग बोलते हैं साइक्लोहेक्सेन, हाँ साइक्लोहेक्सेन बोलते हैं, ठीक है, फॉर्मूला ये रहता है। और इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन, कॉमन नेम है इसका, है ना। बस इससे ज्यादा आगे जब फ्यूचर में जाओगे ना बेटा, ये तुमको बहुत देखने को मिलेगा, ऐसा 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 ऐसा, ये और ये भर भर के कूट के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मिलेगा तुमको। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरा एक सेक्शन मिलेगा तुमको, बहुत बड़ा सा, आगे जाओगे तो, ठीक है। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन ओनली कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। स्टार्टिंग में मैंने बताया था ना, हाइड्रोकार्बन किसको बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन रहता है, कार्बन रहता है, उसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन, खत्म, है ना। चलो आगे देखते हैं बेटा। विल यू बी माई फ्रेंड, का तुम हमारे फ्रेंड बनोगे ना बेटा, तुम लोग नहीं, तुम लोग का फ्रेंड बनोगे रे, चुन्नू मुन्नू लोग, है ना। अभी हम बड़े हो गए, अभी हमारे बड़े बड़े फ्रेंड बनेंगे, लेकिन कार्बन को उन सबसे कोई मतलब नहीं, ना चुन्नू ना मुन्नू ना बड़का ना छुटका, सबके साथ वो फ्रेंडशिप कर लेता है। कार्बन अच्छा है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हम थोड़ा सा बिगड़ेल हो गए हैं, फिर जो सोच लो, है ना, घमंडी, हम बड़े हो गए, अब हम बच्चों लोगों के साथ फ्रेंडशिप नहीं करते, है ना। तो कार्बन जो है सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है, बोलता है क्या तुम हमारे दोस्त बनोगे,
वो ऐसा सोचता है कि पकड़ ले, चल बेटा हो गया फ्रेंडशिप, और क्या सोचना क्या है ना। अगर कोई बोल दिया ना तो फिर ठीक है जाने दे, बस कोई सोचे कि पकड़ लो। ये है कार्बन का प्रॉपर्टी, का है प्रॉपर्टी, है ना। कार्बन सबके साथ फ्रेंडशिप कर लेता है। कार्बन सीम्स टू हैव बी अ वेरी फ्रेंडली एलिमेंट, बहुत फ्रेंडली एलिमेंट होता है ना। इट ऑल्सो फॉर्म्स बॉन्ड्स विथ अदर एलिमेंट्स विच आर हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। ठीक है, ये लोग थोड़ा सा हाथ बढ़ा देते हैं तो पकड़ लेता है गला, और क्या। कौन कौन? हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर। इन सबको मिला के अलग अलग टाइप के फंक्शनल ग्रुप बनेंगे बेटा, अभी देखना, है ना। मेनली ये 4 को मिला के, और भी ग्रुप होते हैं, मेनली इन सबको मान लो, और क्या। हेट्रोएटम्स क्या होते हैं? हेट्रोएटम इज द एटम अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन दैट इज पार्ट ऑफ अ मॉलिक्यूल। हर वो एटम, ठीक है, जो मॉलिक्यूल बनाते हैं कार्बन के साथ मिलके, ठीक है, बट वो कार्बन और हाइड्रोजन दोनों में से एक चीज नहीं होते। दूसरे जो भी एटम है वो हर चीज हेट्रोएटम है। लाइक तुम लोगों का ऑक्सीजन, हेलोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर कितना है? इस सब के सब हेट्रोएटम्स हैं, है ना। हेट्रोएटम्स जो कि कार्बन के साथ मिले हुए हैं बट कार्बन और हाइड्रोजन नहीं है, ठीक है, उनको हम लोग हेट्रोएटम्स बोलते हैं। अब यही हेट्रोएटम्स दूसरे और भी अलग अलग टाइप का स्ट्रक्चर बनाते हैं, है ना, और बन जाते हैं फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, हेट्रोएटम्स ऑफ्टन रिप्लेस हाइड्रोजन एटम्स इन हाइड्रोकार्बन्स चेन टू फॉर्म फंक्शनल ग्रुप which gives the molecules its specific chemical characteristic। ठीक है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप क्या होते हैं वो उसका भी स्टेटमेंट है, डोंट वरी, उसको भी देख लेंगे हम लोग। ठीक है, सिंपल सी बात है, हेट्रोएटम्स जो होते हैं ना, तुम्हारा एक हाइड्रोजन को निकाल देंगे, वहां जाके बैठ जाएंगे, है ना। अब वो हेट्रोएटम एक सिंगल भी हो सकता है और वो स्ट्रक्चर भी बनाया हो सकता है। जैसे कि देखो, अब देखो क्लोरीन, वो अकेला जाके हाइड्रोजन को एक निकालेगा, अकेला वहां पर जाके बैठ जाएगा, तो ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अब वो अकेला है ना। अब ये देखो OH, ये भी तो है ना। अब वहां से वो एक हाइड्रोजन को निकालेगा और OH घुसेड़ देगा, ये हो गया अल्कोहल वाला। अब ये हो गया तुम लोगों का एल्डिहाइड वाला, एक हाइड्रोजन निकालेगा, है ना। अब उसी हाइड्रोजन के जगह में एक कार्बन घुसेड़ेगा, एक हाइड्रोजन घुसेड़ेगा, एक ऑक्सीजन घुसेड़ेगा। ये सब क्या अलग अलग हेट्रोएटम्स हैं, है ना। हालांकि यहां पर हेट्रोएटम बोलोगे तो एक ही है, ऑक्सीजन, लेकिन ये ग्रुप बना दिया है किसके साथ मिलके? अलग टाइप का हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलके। ऑलरेडी यहां पे मान लो CH3 है। अच्छा, स्ट्रक्चर बनाता हूं, C बॉन्ड H बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, फिर अच्छा यहां पर C रहेगा ना, C बॉन्ड 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 H H H H H, यहां पे भी H था, है ना। H था, मस्त स्टेबल, एक इसके पास 4 बॉन्ड है, इसके पास 4 बॉन्ड है, हर हाइड्रोजन के पास सिंगल बॉन्ड है ना, सब मस्त स्टेबल है। अब क्या करेगा, एक ठो आया, कौन? अल्कोहल आएगा, अल्कोहल आएगा, है ना। इसका मोलिकुलर फॉर्मूला क्या होगा? इसका मोलिकुलर फॉर्मूला होगा C2H6, है ना, 6 हाइड्रोजन है। अब अल्कोहल आया, OH बॉन्ड लेके, है ना। अब आएगा बेचारा, तिबड़िक 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 तिबड़िक, इधर आया और क्या किया, इसको लात मार के बाहर निकाल दिया। चल निकल, पहली फुर्सत में निकल, है ना। अब निकल गया, हाइड्रोजन तो निकल गया, उसके पास भी हाइड्रोजन है, लेकिन ये वाला हाइड्रोजन अलग है बेटा, है ना, सेम मत मानना उसको। वो ऐसा बॉन्ड बनाएगा वो, है ना, OH बॉन्ड बनाएगा, ऐसा करके बनाएगा बॉन्ड। हाइड्रोजन की जगह में क्या आ गया? OH। ये एक फंक्शनल ग्रुप है। अब जो ये तो था पहले, ये पहले था बेटा, है ना, अब उसमें OH जुड़ गया। ऐसा मत कर लेना कि यहां पर 6 तो हाइड्रोजन अभी भी है, एक तो खाली ऑक्सीजन जोड़ देता, ना मुन्ना ना, बहुत ही गलत हो जाएगा, है ना, बवंडर आ जाएगा बेटा। ऐसा करोगे तो क्या होगा? C2H, पहले 6 था, एक तो निकल लिया पहली फुर्सत में, है ना। अब उसके बाद एक तो OH आ गया, तो इसको ऐसा लिखना पड़ता है, C2H5OH, ये बना आपका अल्कोहल, है ना। समझ में आया? अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप। तो फंक्शनल ग्रुप कैसे ऐड होता है, वो क्या होता है, उसमें हेट्रोएटम्स कैसे होते हैं, हेट्रोएटम्स कैसे अलग अलग एटम, अलग अलग हाइड्रोजन और कार्बन के साथ मिलके, ठीक है। ऐसा नहीं कि खाली हाइड्रोजन और भी एक दूसरा हेट्रोएटम्स पकड़ लेगा, ना मुन्ना ना, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन को ही पकड़ेगा वो स्पेशली, ठीक है, उन्हीं में से किसी को पकड़ेगा और
अलग से वो एक तो ग्रुप बना देगा और बोलेगा मैं हूं एक फंक्शनल ग्रुप। समझ में आया? चलो, तो फंक्शनल ग्रुप क्या होता है? अच्छा हाँ, एक चीज और बता दूं, जब ये लगेगा ना, ये तो अल्कोहल बन गया, ये था क्या? आल्कीन था, सॉरी आल्केन था, आल्केन, आल्केन, आल्कीन, अल्काइन हम लोग पढ़े थे 3 टू, सिंगल बॉन्ड आल्केन, डबल बॉन्ड आल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन, ठीक है? वो आल्केन, आल्कीन और अल्काइन का ग्रुप था एक तो। अब ये एक अलग ही ग्रुप हो गया, इसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं? अल्कोहल ग्रुप, है ना? अल्कोहल, ये अलग ही ग्रुप हो गया। तो इसका केमिकल प्रॉपर्टी जो है ना कंप्लीटली डिफरेंट होगा, है ना? जस्ट लाइक मीथेन गैस होता है, जलने का काम आता है ना? अल्कोहल लिक्विड होता है, मरने का काम आता है बेटा वो, है ना? पी लोगे मर जाओगे, है ना? तो वो अलग ही है। तो मीथेन जो है वो अल्केन है ना? CH4, इसका बहुत कॉमन एग्जांपल तुम्हारे घर में जो एलपीजी गैस होता है ना, CH4, है ना? एलपीजी गैस में CH4 रहता है, ठीक है? ये अब गैसेस फॉर्म में रहता है, जलाने का काम में आता है ना, उसका प्रॉपर्टी जलाने का काम में। और तुम्हारा अल्कोहल जो होता है C2H5OH, अल्कोहल खाली ये नहीं है, इसका बहुत सारा C3, C4, C5 जितना भी सब अल्कोहल के अंडर में ही आएगा, ठीक है? ये इथेनॉल होता है, मिथेनॉल, इथेनॉल। इथेनॉल जो है अभी पूरा का पूरा इथेनॉल स्पेशल, इसके बारे में पढ़ेंगे हम लोग, स्पेशल कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे, इथेनॉल के बारे में, उसका प्रॉपर्टीज, यूज, कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, हर चीज पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो ये हो गया इथेनॉल। इथेनॉल का पूरा प्रॉपर्टी सेम, सॉरी अलग, अब वो दारू पीने के काम में आता है, ये इथेनॉल का काम है ना? तो ऐसे करके कंप्लीटली अल्कोहल जितने भी कंपाउंड्स बनाएगा उनका केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगा, मीथेन का केमिकल प्रॉपर्टीज अलग रहेगा, इथेन का अलग रहेगा, नहीं इथेन का सेम रहेगा, मीथेन और इथेन का सेम रहेगा, करीब 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 सेम, पूरा कंप्लीटली सेम नहीं रहता, ठीक है? लेकिन इथाइन का अलग हो जाएगा क्यों, वो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हो गया, ठीक है? ऐसे कर करके अलग अलग ग्रुप बनते हैं बेटा, हर ग्रुप के अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। अब ग्रुप क्या क्या होते हैं, चलो अब फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देता हूं, ग्रुप भी आगे पढ़ाऊंगा, थोड़ा सा क्या बोलते हैं एग्जाम्पल्स है वो सब दिखा दूंगा आपको। अ फंक्शनल ग्रुप इज अ स्पेसिफिक एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन एन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दैट इज responsible for its characteristic chemical properties and reactions, ठीक है? चलो, अल्केन अल्किन है इसमें, अच्छा वही ग्रुप के बारे में देखो, हाइड्रोक्सिल ग्रुप इसको बोलते हैं, ठीक है? फंक्शनल ग्रुप रिप्रेजेंट ऐसे करते हैं OH माइनस से, ये इसका हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, ठीक है? इसमें हेटेरोएटम क्या है, ऑक्सीजन, अलग से जो एटम लगा है वो ऑक्सीजन है ना? एग्जांपल्स क्या है, इथेनॉल, है ना? कंपाउंड्स का टाइप इसको लिख लेना, ये सब मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी, ठीक है? इसको कुछ बोलने इसमें समझाने लग जैसा कुछ है नहीं, इसको लिख लो, ये आपका नोट्स है, ठीक है? यहाँ टेबल में इनकम्प्लीट था इसलिए मैं अलग से एक ले आया हूँ, ये देखो ये टेबल जो है ना इतना सही है, ठीक है? इसीलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा उसमें एक दो ऐड कर दिया और पूरा नाम कंप्लीट कर दिया। जैसे कि ये देख लो, एस हेटेरोएटम एस के बारे में वहाँ पर नहीं दिया था, हेटेरोएटम एन के बारे में वहाँ पर नहीं दिया था, है ना? नाइट्रोजन के बारे में, इसलिए, ठीक है? इसको थोड़ा सा मैं लिख लेना, अच्छा लिख लो, मेरे ख्याल से टाइम लिखा तो दिया, मतलब कि टिक गया तो लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो लेना ले लो। चलो हाँ देखो, ग्रुप में बताया था, अलग से भी ग्रुप थोड़ा सा मैं बता दूंगा, ठीक है? जैसे कि देखो ये है अल्केन ग्रुप, है ना? कंप्लीटली जितना भी बनेगा सब अल्केन के अंडर में आएगा, सबका केमिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम रहेगा, जितने भी ये कंपाउंड्स बनेगा ना, C3 है, C4 बनेगा, C5 बनेगा, C6 बनेगा, सबके केमिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम रहेंगे, है ना? वैसे ही अल्किन का करीब करीब सेम रहेंगे, अल्काइन का सेम रहेंगे, अल्कोहल्स का सेम रहेंगे और कार्बोक्सिलिक एसिड का सेम रहेंगे, अलग अलग जितने भी बनेंगे सबके केमिकल प्रॉपर्टीज करीब करीब सेम रहेंगे, है ना? अब देखो इन सब को ना हम लोग देखो, ये ना होमोलोगस सीरीज है, ये एक पूरा सीरीज बनेगा, ये पूरा C2 3 4 5 6 7 पूरा सीरीज, है ना? ये पूरा सीरीज को हम लोग बोलते हैं होमोलोगस सीरीज, है ना? जैसे कि होमोलोगस सीरीज का अगर मैं बोलूं कि मेरे को अल्केन्स का होमोलोगस सीरीज पूरा दिखाओ, है ना? तो क्या करोगे, मीथेन दिखाओगे, इथेन दिखाओगे, मीथेन इथेन प्रोपेन दिखाओगे, ब्यूटेन दिखाओगे, पेंटेन दिखाओगे, हेप्टेन दिखाओगे, सब कुछ दिखा दोगे मेरे को, है ना? तो अब उसके बारे में थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लो, है ना? अ होमोलोगस सीरीज इज अ ग्रुप और फैमिली ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैविंग सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टी है, हाँ सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है? इनका अलग रहेगा बेटा, है ना? इनका सेम रहेगा, इनका अलग रहेगा, लेकिन इनका सेम रहेगा, है ना? ये जितने भी बनाएंगे सब सेम रहेंगे, ठीक है? समझ में आया? तो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होता है, सेम फंक्शनल ग्रुप होता है और डिफर करता है सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट से, सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट। जैसे कि देख लो ये वाला, ये लोग देखो
अच्छा, इन तीनों का अलग अलग एग्जांपल देता हूं। जैसे कि फंक्शनल ग्रुप, मान लो अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप है ना, देखो सब में सेम फंक्शनल ग्रुप है ना, सब में OH 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 लगा हुआ है ना, सेम फंक्शनल ग्रुप है। अब अगर इसमें मैं देखूं, देखो इसके और इसके बीच में क्या डिफरेंस है, एक C एक्स्ट्रा है, 2 H एक्स्ट्रा है ना, CH2 ऐसा डबल बॉन्ड लगा हुआ रहेगा, यही तो डिफरेंस है, वही बताया। ठीक है, डिफर बाय अ CH2 यूनिट इन देयर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिर्फ और सिर्फ इतना सा ही डिफरेंस रहेगा। और सेम क्या रहेगा, फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज रहेगा। समझ में आया? अगर इसमें आग लगेगा तो इसमें भी आग लगेगा, है, जहां आग लगे लग जावे। The presence of a functional group such as alcohol decide the properties of the carbon compounds regardless of the length of the carbon chain। ठीक है, जो कार्बन हाइड्रोकार्बन जो है उसमें जो भी फंक्शनल ग्रुप रहेगा वही उस पूरा का सीरीज का केमिकल प्रॉपर्टी बताएगा। कोई फर्क नहीं पड़ता वो कितना लंबा है कि कितना छोटा है, लेकिन जो फंक्शनल ग्रुप है वो उसका पूरा का पूरा प्रॉपर्टीज बताएगा। एग्जांपल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ CH3OH, CH2,5OH, CH3,7OH, जितना भी है ना, ऑल आर वेरी सिमिलर, कंप्लीटली सिमिलर नहीं होते, वेरी सिमिलर होते हैं। ठीक है, अच्छा मैं सिर्फ बोल रहा हूं केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम मत समझना बेटा, फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होते हैं, है ना। चलो देख लेते हैं, देखो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं बट ग्रेडेशन इन फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्यों? क्योंकि ना विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास, मास समझते हैं ना, किसी भी एटम या मॉलिक्यूल का मास, उसी को हम बोलते हैं मॉलिक्यूलर मास, है ना। तो मॉलिक्यूलर मास जैसे जैसे इंक्रीज होता है ना किसी भी कंपाउंड का, तो उनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट वो भी इंक्रीज होता है ना, जैसे कि सॉल्युबिलिटी भी वैसे ग्रेडेड होगा। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड सॉल्युबिलिटी चेंजेस ग्रेजुअली विथ इंक्रीज इन मॉलिक्यूलर मास। तो जैसे जैसे मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होगा वैसे वैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और सॉल्युबिलिटी भी चेंज होगा। ठीक है, और हम लोग देखे थे सब में इंक्रीज हो रहा था CH2 यूनिट, CH2, हर CH2 यूनिट क्या है, एक एक तो मॉलिक्यूलर मास बढ़ेगा ना उसमें भी, हर CH2 यूनिट बढ़ते जा रहा था उसमें, है ना। तो वही बिकॉज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होने से, इफ, अच्छा मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस इफ मॉलिक्यूलर मास इंक्रीजेस, ये सिंबल का मतलब है इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अगर मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज करेगा और सॉल्युबिलिटी भी वैसे चेंज होगा। ठीक है, समझ में आया? और सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द सेम फंक्शनल ग्रुप देयर केमिकल बिहेवियर्स इज सेम। ठीक है, समझ में आया बेटा? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। ये कुछ नाम वाम प्रीफिक्स सुफिक्स वगैरह दे दिए हैं क्योंकि अभी हम लोग थोड़ा सा नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं बेटा, थोड़ा सा ही है। आगे नोमेनक्लेचर तो बहुत बड़ा है, एक तो पूरा का पूरा सोच लो चैप्टर पढ़ोगे तुम नोमेनक्लेचर, करीब करीब पूरा चैप्टर नहीं है, 60-70% तुम लोग नोमेनक्लेचर पढ़ोगे एक पूरा चैप्टर का। ठीक है, जब 11th में जाओगे, अभी तो फिलहाल 10 में हो, है ना। तो IUPAC नेमिंग अगर हम लोग जो करते हैं, IUPAC नेमिंग जब हम लोग करेंगे किसी भी केमिकल ऑर्गेनिक कंपाउंड का नेमिंग करते हैं हम लोग। ठीक है, तो नेमिंग कैसे करते हैं हम लोग, वो IUPAC नेमिंग बोलते हैं उसको, जो नेमिंग करते हैं ना उसको IUPAC हम लोग नेमिंग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले आएगा प्रीफिक्स, वर्ड रूट एंड सफिक्स। ठीक है, तो ये प्रीफिक्स बहुत कम यूज होता है, ये स्पेशली यूज होगा तुम लोगों का क्लोरो, ब्लोरो, ब्रोमो, आयोडो, मतलब ये जो हेलोजन ग्रुप है ना, ये जब अगर तुम लोगों का फंक्शनल ग्रुप में चिपकेगा तब वहां पे प्रीफिक्स होगा, नहीं तो वर्ड रूट और सफिक्स से काम चल जाता है ना, इतना ही चाहिए, ज्यादा नहीं। जैसे कि एग्जांपल, अगर एक ठो कार्बन एटम हुआ तो उसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, मिथ। 2 ठो कार्बन एटम हुआ, वर्ड रूट हो गया इथ। ठीक है, इसको जान लो अच्छे से, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बहुत इजी है। अभी हम लोग जब इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे 2-4-5 ठो, ज्यादा नहीं, इजी, बहुत इजी क्वेश्चन लाया हूं। ठीक है, वो जब करेंगे तो तुम लोगों को समझ में आ जाएगा इसका यूज क्या है ना, समझ में आ जाएगा। तो 3 ठो कार्बन रहा था तो प्रो, 4 ठो रहा तो ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, 10 ठो कार्बन एटम का हम लोग जानेंगे। और भी बहुत सारे होते हैं बट स्पेशली अप टू 10 तक नोमेनक्लेचर हम लोग करते हैं, उससे ज्यादा नहीं करते हैं। ठीक है, अभी यहां पढ़ो या फिर 11th-12 में पढ़ो, जहां भी पढ़ो। ठीक है, अब टाइप ऑफ कंपाउंड तो तुम लोगों को पता ही है, सिंगल बॉन्ड रहा तो अल्केन, उसमें सफिक्स रहेगा ANE। ठीक है, ये जो है नंबर ऑफ कार्बन आप लोगों को वर्ड रूट बताता है। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप जो होगा वो आपको सफिक्स बताएगा या फिर प्रीफिक्स बताएगा।
और साथ में इसको भी एज ए फंक्शनल ग्रुप समझ लो, ठीक है। ये भी आपका सफिक्स बताता है। कौन? अल्केन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, ठीक है। सबका मिक्सचर वगैरह होता है। आगे तो बहुत भयानक प्रॉपर्टीज इसका पढ़ना पड़ता है, मतलब कि पूरा डीपली इसको सब करना पड़ता है। बट टफ नहीं है ज़्यादा, बट इसके ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन करोगे तो आराम से बहुत ईजी हो जाता है। तो अल्केन अल्किन अल्काइन इतना समझ में आ गया। अब फंक्शनल ग्रुप में देख लो, ठीक है। सफिक्स कौन कौन सा यूज होता है? अगर अल्कोहल रहा तो ओल यूज होगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल, ठीक है। अगर एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा CHO तो आल यूज होगा, मिथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल ऐसा होगा, है ना। अगर कीटोन रहा CO ग्रुप तो ओन होगा, मिथेनोन, इथोनोन, है ना। मिथोनोन तो नहीं होता, इथोनोन से स्टार्ट होता है आई थिंक, हाँ आई थिंक इथोनोन, ठीक है, देख लेंगे, ठीक है। इथोनोन, प्रोपेनोन ऐसा, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड रहा तो C डबल O रहेगा ओइक एसिड, मिथानोइक एसिड, इथानोइक एसिड ऐसा करके रहेगा। इथानोइक एसिड के बारे में पूरा अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे, अलग से उसका टॉपिक है इसमें, है ना। और हेलोजिन ग्रुप अगर रहा तो ये यूज होता है तुम लोगों का प्रीफिक्स में, है ना, स्टार्टिंग में लेके जाता है। जैसे क्लोरोपेंट ANE, है ना, सिंगल बॉन्ड रहेगा, कार्बन कार्बन के बीच में ANE लग जाएगा। अगर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहा और ये भी रहा तो मान लो क्लोरोपेंटीन हो जाएगा, ब्रोमोपेंटीन हो जाएगा, है ना। चलो अब इसके ऊपर ये सब लिख लो अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिखना जरूरी है। लिख लिए। अब हम लोग देखते हैं आगे इसके बारे में नोमेनक्लेचर कैसे होता है, ठीक है। ये कुछ 2-4 छोटे मोटे क्वेश्चंस लेके आया हूं मैं, ठीक है। सम एग्जांपल्स ऑफ, दिखाई नहीं दे रहा, कोई नहीं, देख लो। कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि देखो इसमें कौन सा हेलोजन ग्रुप, सॉरी कौन सा फंक्शनल ग्रुप लगा है? CHO एल्डिहाइड। एल्डिहाइड का हम लोग सफिक्स क्या यूज करते थे? आल, है ना। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? कितना ठो कार्बन एटम है देखो इसमें, 1, 2 और 3। अच्छा, एल्डिहाइड में जो है कार्बन उसको भी यूज किया जाता है, उसको भी गिनती किया जाता है, काउंट किया जाता है, ठीक है। 3 ठो कार्बन है तो हो जाएगा 1, 2, 3। 3 में क्या था? अगर कॉपी में लिखे हो तो चेक करो, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ठीक है। तो मैं सबसे पहले लिख लेता हूं प्रो, है ना, प्रो, ठीक है। अब इसमें सिंगल बॉन्ड है सबके, सब में सिंगल बॉन्ड है ना, सब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा, ठीक है। प्रोपेन लिख लेता हूं, ANE, प्रोपेन लिख लिया, ठीक है। अब देखो ये जो है क्या है? एल्डिहाइड है। एल्डिहाइड में क्या लगता था? आल, है ना। तो यहां पे मैं लिख लिया आल, है ना। अब देखो ये जो है ऐसे यूज होता है, प्रो, अच्छा ये पी है, भूल गया मैं, प्रोपेन होगा, है ना। प्रो प्लस ANE पकड़ लो प्लस आल पकड़ लो, ठीक है। अब एक चीज यहां पर देखो, ये चीज देखो, प्रो प्लस ANE प्लस आल, ये तीनों चीज दिखा तुम लोगों को, ठीक है। अब इसके ऊपर छोटा सा प्रॉपर्टी देख लो यहां पे, ये रूल्स तुम्हारा NCERT का है, इसको पढ़ा देता हूं, ठीक है। क्योंकि इसमें से एक रूल अभी मैं तुम लोगों को यहां पर समझाऊंगा तो ही समझ में आएगा, ठीक है। चलो चारों रूल्स पढ़ लेते हैं। सबसे पहला रूल, आइडेंटिफाई द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन द कंपाउंड। एग्जांपल, अ कंपाउंड हैविंग 3 कार्बन एटम, नेम प्रोपेन, है ना, जैसे कि मैं बताया था अभी। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम को आइडेंटिफाई करो, कितना ठो कार्बन एटम है ना। दूसरा में, इन केस अ फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट, इट इज इंडिकेटेड इन द नेम ऑफ द कंपाउंड विथ आइदर अ प्रीफिक्स और अ सफिक्स। अगर कोई भी फंक्शनल ग्रुप उस कंपाउंड में लगा हुआ है तो उसको या तो फिर एज ए सफिक्स दिखाओ या तो फिर प्रीफिक्स दिखाओ, नाम में दिखाना पड़ेगा तुमको, है ना। तो इफ द नेम ऑफ द फंक्शनल ग्रुप इज टू बी गिवन एज अ सफिक्स एंड द सफिक्स ऑफ द फंक्शनल ग्रुप is being with a vowel A, E, I, O, U, then the name of the carbon chain is modified by deleting the final E and adding the appropriate suffix। देखो यही वाला जो है यहां पे लगेगा, मैं बता रहा हूं। देखो ये बोल रहा है कि अगर तुम्हारा जो कंपाउंड का नाम लिख रहे हो तुम, ठीक है, और जो फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप का स्टार्टिंग में जो हम लोग सफिक्स यूज करते हैं, अगर उसमें कुछ वावेल हुआ, जैसे कि मिथेन ओल, OL यूज करते हैं ना, OL ओल, है ना, तो उसमें ये O जो है वो क्या है तुम्हारा? वावेल है। तो फंक्शनल ग्रुप में वावेल को ऐड करना पड़ेगा एज ए सफिक्स। तो उस वक्त जब किसी भी फंक्शनल ग्रुप का वावेल ऐड होगा उसमें, तो हम लोग ना फाइनल E को ना काट देते हैं। यहां पे देखो प्रोपेन है ना, प्रोपेन है, उसमें से E को हटा दिया, हट गया।
अब उसमें ONE लगा दिया क्योंकि इसमें भी ON ही है ना। ये किसका बता रहा था, ये है तुम लोगों का ONE, प्रोपेनोन। ये था तुम लोगों का किसका था, एल्डिहाइड, कीटोन का था, है ना, कीटोन का था ये। तो यहाँ पर ही ONE लगा दिया, ठीक है, वही चीज बताया, ठीक है। चौथा में जो है, इफ द कार्बन चेन इज अनसैचुरेटेड देन द फाइनल नेम इज द नेम ऑफ द कार्बन चेन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय ENE या YNE, ठीक है। अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड रहेगा लास्ट में ENE लग जाएगा या फिर YNE लग जाएगा, ठीक है। और अगर फंक्शनल ग्रुप और दोनों है, डबल बॉन्ड ट्रिपल दोनों है, तो उसके ऊपर प्रायोरिटी डिपेंड करता है, वो तुम लोग का नहीं आएगा, टेंशन मत, उसको मत करो, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे। तो समझ में आया। यहां पर देखो फंक्शनल ग्रुप में आल है, मिथेनॉल है ना, प्रोपेन आल। तो इसका जो ई है ना, हम लोगों को काटना पड़ेगा बेटा, इस ई को हम लोगों को काटना पड़ेगा और इसको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा फाइनल, प्रोप एन, ई कट गया, आल, ये हो गया प्रोपेनाल, ठीक है, समझ में आया। अब वैसे ये तो सिंपल है, C3H6 नाम से पता चल रहा है बेटा किसका फॉर्मूला है, ये CnH2n है ना। यहां पर देखो CnH2n है ना, तो ये कौन सा होगा, ये फंक्शनल जो ग्रुप ए, इसमें जो है ना मीथेन इथेन प्रोपेन, प्रोपीन होगा, ठीक है, प्रोप ENE, समझ में आया। नहीं आया तो जनरल फॉर्मूला तुम लोगों को दिखाया था ना मैं, देखो जनरल फॉर्मूला लिखे होगे ना, ना आल्केन का जनरल फॉर्मूला होगा, है ना, ANE लग रहा है उसमें, है ना। आल्किन का होगा आल्किन, उसमें ENE लग रहा है ना। आल्काइन का होगा, उसमें YNE लग रहा है लास्ट में, है ना। तो यहां पर क्या ENE लगा है, ये वाला आल्किन का, इसका फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n, है ना। अगर यहाँ कार्बन 1 टो है तो यहाँ हाइड्रोजन 2 टो होना चाहिए, अगर यहाँ 3 टो है तो यहाँ 6 होना चाहिए, देखो है ना, 3 है तो ये 6 है ना, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं प्रोपीन। समझ में आया। ठीक है, सॉरी लाइन चला गया जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, वोल्टेज वगैरह भी थोड़ा सा कम हो गया है, ठीक है, तो इसीलिए आपका थोड़ा सा पज हो गया था, कोई नहीं। यहाँ तक आई थिंक समझ में आ गया आप लोगों को, ठीक है। मैं आगे बढ़ाता हूँ इसको, बाकी जो 2-3 टो है आप लोग खुद से कर लेना, हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, देख के वहाँ टेबल वगैरह देख के आराम से आप कर सकते हो, ठीक है। मैं आगे स्टार्ट करता हूँ, चलो। नोमेनक्लेचर हम लोग देख चुके हैं, इसका प्रॉपर्टीज देख चुके हैं हम लोग। ये नोमेनक्लेचर का कुछ आपका है नाम वगैरह कुछ दिया हुआ है, इसको देख लेना आप लोग, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। इसको खाली आप लोग नोट कर लेना, नाम उन देख लेना, एग्जाम्पल टाइप है सोच लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग, ठीक है, और ओके। चलो अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स देखें। अभी तक जितना हम लोग देखे, ठीक है, कार्बन के बारे में हम लोग पढ़े, ठीक है, क्या होता है, कैसे बॉन्ड्स बनाता है, कौन कौन सा कंपाउंड्स बनाता है, कैसे कैसे बनाता है, वो सब चीज देख लिए। अब हम लोग कार्बन का केमिकल प्रॉपर्टीज देखेंगे, कैसे कैसे वो बॉन्ड्स वगैरह बनाता है। तो अब थोड़ा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड, कार्बन कंपाउंड्स के कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज मतलब क्या, उसके रिएक्शंस वगैरह, किसके साथ रिएक्शन करता है, क्या रिएक्शन करता है, क्या देता है, कैसे देता है, यही सब उसका केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। किसी का भी केमिकल प्रॉपर्टीज यही होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कंबूजन। कंबूजन मतलब क्या, जलाना। किसी को भी जलाने से क्या मिलता है आप लोगों को, कार्बन कंपाउंड को और कार्बन को जलाने से क्या मिलता है। सिंपल सा इसका रूल है, जब भी आप कार्बन को जलाओगे, अकेला कार्बन को, तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा,
ठीक है, और कार्बन कंपाउंड को जलाओगे तो एनी हाउ आपको कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर कंपलसरी मिलेगा ही मिलेगा, साथ में हीट एनर्जी भी मिलता है, ठीक है, हीट एंड लाइट बोलते हैं उसमें मिलता है, ठीक है, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी भी मिलता है। तो सिंपल सा ऐसा इसको ऐसे इमेजिन करो, अगर अकेला कार्बन है तो O के साथ मिलकर सिर्फ CO2 ही बना पाएगा ना, तो और कुछ तो बना नहीं पाएगा। और कार्बन कंपाउंड के पास NaO हाइड्रोजन रहता है, बिना हाइड्रोजन का कार्बन कंपाउंड नहीं होता है ना। मेरी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में बता रहा हूं, अभी बोलोगे CO2 में तो नहीं है हाइड्रोजन, वो उसका बात नहीं कर रहा हूं, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी हम लोग बात करते हैं तो जैसे कि मीथेन है, ठीक है, ये अल्कोहल है, सबके पास हाइड्रोजन रहता ही रहता है। तो हाइड्रोजन अगर है तो O के साथ मिलकर वो वाटर बनाता है ना। तो ऐसे करके याद रखना आराम से, अगर कार्बन सिर्फ अकेला है और उसको हम लोग कंबुजन करते हैं, यानी कि बर्न करते हैं, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड हीट और लाइट देगा। अगर उसको कार्बन कंपाउंड को लाइक मीथेन, इथेन, प्रोपेन या फिर अल्कोहल फॉल जो भी है उसको हम लोग अगर बर्न करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर, ठीक है, ऑक्सीजन रहेगा उसमें, तो हम लोग क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट एंड लाइट, ये मिलता है हम लोगों को, ठीक है। वही दिया हुआ है कार्बन कंपाउंड्स बर्न इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, जिसको हम लोग एयर भी बोल सकते हो, ठीक है, टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड हीट। ये तीन चीज देता है, हीट यानी कि एनर्जी, बोल कहीं एनर्जी भी लिख सकता है बट वो हीट एनर्जी है, ठीक है। तो दीज आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन को ऐड करना, यही तो है ऑक्सीडेशन। तो ये भी एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन के अंडर में ही आता है, ठीक है, समझ में आया। अब इसका कुछ स्पेशल चीज जान लेते हैं, पॉइंट्स बोल सकते हो इसका। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जो होते हैं ना, उनको अगर तुम बर्न करोगे ना तो मस्त ब्लू फ्लेम देंगे, ऐसा ब्लू फ्लेम देंगे, मतलब कंप्लीट बर्न हो रहा है, अच्छे से बर्न हो रहा है, ठीक है। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड के होते हैं, ठीक है, उनको आप अगर आप बर्न करते हो तो येलो फ्लेम देते हैं, ऐसा, है ना, मतलब कि वो अच्छे से बर्न नहीं हो रहे, या फिर उनमें कार्बन मतलब कि ठीक से बर्न नहीं होता है, ठीक है, विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, मतलब कि इसमें ब्लैक स्मोक भी मिलता है, मतलब ब्लैक स्मोक मतलब ना काला धुआं मिलेगा तुमको इसमें। देखो जैसे घर में गैस वैसे चलाते हो ना, देखना उसमें आप लोगों को मीथेन गैस रहता है उसमें, ठीक है, वो पूरा अच्छे से जलेगा, ब्लू फ्लेम जलेगा, उसमें रेड फ्लेम नहीं होगा कि धुआं हुआ नहीं उठेगा, ठीक है। बट वहीं कहीं स्टोव वगैरह जलाते हो, कोई फ्यूल वगैरह जलाते हो, लाइक तुम्हारा इसको भी देख लो ना, गाड़ी में जो जलाते हैं ना, मतलब कि गाड़ी में जो फ्यूल वगैरह रहता है उन सबको भी अगर जलाते हो तो उनमें धुआं निकलता है, और वो धुआं की वजह से ना ऐसा ब्लैक कलर का क्या बोलते हैं इसको, स्पूटी क्या बोलते थे यार, सूटी, हाँ सूटी फ्लेम, मतलब कि ब्लैक कलर का पर्दा एक चढ़ जाता है, इसी को हम लोग कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म में बोल सकते हो उसको, ठीक है ना, ये जम जाता है काला कलर का, ठीक है। इससे पता चलता है हम लोगों को कि कार्बन कोई भी है, मतलब कि अच्छे से वो जल नहीं रहा, ठीक है, उसमें काला धुआं निकल रहा है, ठीक है, वो कार्बन ऑक्साइड बोलते हैं इसको, ठीक है। तो फ्यूल सच एज कोल, पेट्रोल हैव सम अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर इन दैम, ठीक है, कुछ फ्यूल्स होते हैं, हर फ्यूल्स मोस्टली जो फ्यूल्स होते हैं जैसे कि आपका कोयला हो गया, पेट्रोलियम हो गया, इन सब में ना नाइट्रोजन और सल्फर का कुछ ना कुछ अमाउंट्स रहते हैं, ठीक है, वही ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, वही ऑक्साइड्स जो होते हैं आपका पॉल्यूशन में, मतलब कि पॉल्यूशन करता है, पॉल्यूट करता है एयर को, ठीक है। किसका ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन का, जो ऑक्साइड जो बनता है नाइट्रोजन और सल्फर का, वही मेन पॉल्यूटेंट का काम करते हैं, पॉल्यूशन का काम करते हैं, ठीक है, एयर को पॉल्यूट करते हैं। और भी ये सब चीज क्या, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो होते हैं गुड फ्लेम देते हैं, क्लीन फ्लेम, वाइल अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन येलो फ्लेम विथ लॉट्स ऑफ ब्लैक स्मोक, ठीक है, काला धुआं देते हैं इसमें। दस रिजल्ट इन द सूटी डिपॉजिट ऑन द मेटल प्लेट, ठीक है, ये इसको बोलते हैं सूटी डिपॉजिट, ठीक है, काला कलर का डिपॉजिट करता है उसमें, ठीक है, यही होता है कार्बन ऑक्साइड, कार्बन का ऑक्साइड फॉर्म में बोल सकते हो। लिमिटेड एयर इज रिजल्ट इन द इनकम्प्लीट कंबूजन ऑफ इवन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन गिविंग अ सूटी फ्लेम, मतलब कि अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भी है, ठीक है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में भी अगर एयर ठीक से सप्लाई नहीं हुआ, यानी कि ऑक्सीजन ठीक से सप्लाई नहीं हुआ, ठीक है, तो वहां पे भी वो इनकम्प्लीट कंबूजन होगा, मतलब कि अच्छे से, मतलब कि वो जलेगा नहीं, और ऐसा ही येलो कलर का फ्लेम देगा, वो धुआं भी छोड़ेगा और ऐसा सूटी डिपॉजिट भी करेगा, ठीक है, समझ में आया। चलो आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीडेशन, ठीक है,
अभी जो हम लोग पढ़े वो कॉम्बोजन था, वो भी एक टाइप का ऑक्सीडेशन बोल सकते हो कि उसमें अभी ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, बट ये कंप्लीट ऑक्सीडेशन बोल सकते हो इसको। क्यों? ऑक्सीडेशन मतलब क्या? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। वहां पे ऑक्सीजन ऐड तो हो रहा था, साथ में अलग अलग कंपाउंड्स भी बना रहा था या फिर मॉलिक्यूल्स भी बना रहा था, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड भी बनाया, मॉलिक्यूल्स भी बनाए, वाटर भी बनाया, और कंपाउंड को ब्रेक कर दिया, वो कंपाउंड रहा नहीं, है ना। तो इसमें क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ऐड कर दिया गया, देखो, है ना, ऑक्सीजन को उसमें ऐड कर दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कंप्लीट ऑक्सीडेशन, ठीक है। जब भी किसी अल्कोहल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन आप करते हो तो उसको कार्बोक्सिलिक एसिड आपको मिलता है ना। कंप्लीट ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन विच अल्कोहल आर कन्वर्टेड इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। अब ये जो होगा, नॉर्मली किसी को भी बर्न करते हो, ऑक्सीडेशन कुछ भी करते हो, ठीक है, तो कभी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, कभी वाटर मिल रहा है, कभी ये मिल रहा है ना। वो डिपेंड करता है वो कैसा कंडीशन में हो रहा है रिएक्शन, ठीक है। वहां तो सिर्फ हम लोग एयर के प्रेजेंस में बर्न कर दे रहे थे, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा कैटलिस्ट हैं, इनको हम लोग बोलते हैं कैटलिस्ट, उनके प्रेजेंस में हम लोग बर्न कर रहे हैं, है ना। क्या कैटलिस्ट है? अल्कलाइन KMnO4 और या फिर एसिडिफाइड K2Cr2O7, ये दो ठो कैटलिस्ट का नाम याद रखना। अगर ये कैटलिस्ट हैं तो आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा, ठीक है, उसमें सिर्फ एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा। अगर अल्कोहल रहा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा, ठीक है, समझ में आया। देखो, इसको हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बोलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करते हैं? जो ऑक्सीडाइज कर देते हैं, है ना, उसको हम जो भी सब्सटेंस या फिर कंपाउंड जो भी कैटलिस्ट का काम करते हैं और किसी भी अदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कर देते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। Some substances are capable of adding oxygen to others, ठीक है। These substances are known as oxidizing agent. क्या क्या है? Alkaline KMnO4 and acidified K2Cr2O7, है ना, और ऑक्सीजन आर, हाँ, ये दोनों मिलके या फिर ये अकेले अकेले, कोई भी एक, जरूरी नहीं है दोनों का, है ना। ऑक्सीडाइजिंग अल्कोहल टू एसिडिक एसिड्स, दैट इज एडिंग ऑक्सीजन टू द starting material, hence they are known as oxidizing agent, ठीक है, इनको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं, ठीक है, समझ में आया। ये तो हो गया ऑक्सीडेशन। अब इसके बाद देख लेते हैं हम लोग एडिशन रिएक्शन। एडिशन रिएक्शन मतलब क्या? ऐड मतलब क्या? यहां पर ही हम लोग हाइड्रोजन ऐड करेंगे, ठीक है। जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ना, उसमें हाइड्रोजन कम होते हैं एज कंपेयर टू सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, है ना। और डबल बॉन्ड रहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेंगे, लाइक दिस। ये डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो इसमें से क्या करेंगे? एक बॉन्ड तोड़ देगा, है ना। अगर ये बॉन्ड टूट गया तो यहां भी कार्बन जो है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा, यहां का भी कार्बन जो है वो भी अनस्टेबल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर तो सिंगल बॉन्ड है और यहां पर दो ही तो हाइड्रोजन है, तो कार्बन को टोटल 4 बॉन्ड बनाना है। यहां एक बॉन्ड बना दिया, हाइड्रोजन के साथ 2 बॉन्ड बना के एक बॉन्ड आके बाकी रह गया, है ना। तो क्या करता है, ये जो है ना, ऐसा करके टूटेगा। ये देखो, ये है, ऐसा करके टूटेगा। सी क्या था? बॉन्ड 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 बॉन्ड, सी बॉन्ड बॉन्ड बॉन्ड, ये H बन गया बॉन्ड, है ना, ठीक है। अब यहां पर जो बॉन्ड था, यहां एक तो था, यहां एक तो था, है ना। इसको मैं क्या किया? ऊपर ले गया। एक जो बॉन्ड टूटा था, इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था। अच्छा, इसको मैं ऐसे कर देता हूं। अब ये बॉन्ड टूटेगा, है ना। ये जो कैटलिस्ट है वो क्या करेंगे? बॉन्ड को तोड़ देंगे, मान लो, ठीक है। बॉन्ड को तोड़ दिए, तब ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसके पास एक ठो रह गया यहाँ पे, और इसके पास भी एक ठो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन रह गया यहाँ पे, है ना। इसको हटा देना, मैं अभी करूंगा तो पूरा मिट जाएगा, है ना। इस इलेक्ट्रॉन को मैं यहां शिफ्ट कर दिया, मान लो, ठीक है ना। ये जो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन था उसको मैं इधर शिफ्ट कर दिया। अब ये सिंगल इलेक्ट्रॉन तो अकेले रहेगा ना, तब क्या करेंगे? एक्स्ट्रा 2 ठो हाइड्रोजन उसमें ऐड होता है, तो यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, यहां पे एक हाइड्रोजन आ जाएगा, है ना। अब इन दोनों के साथ वो लोग बॉन्ड बना लेंगे, इनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, हो गया। तो हर कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हो गए, एक ठो बॉन्ड वो खुद के साथ बना लिया, है ना। तो बन गया तुम्हारा क्या? इथेन, है ना। क्या था? इथिन था, इथेन बन गया, है ना। अल्कीन से अल्केन बन गया, समझ में आया? वही बोला है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ऐड हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट सच एज पैलेडियम और निकेल टू गिव सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स है वो इन द प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम और
निकिल के प्रेजेंस में सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स बना दिए, है ना, बना दिए ना। तो इसी को हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, और इसी रिएक्शन को हम लोग हाइड्रोजनेशन भी बोलते हैं। क्यों? इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है ना। ये देखो काम आता है कहां पे, कैटलिस्ट के बारे में बताया, थोड़ा सा बता देता हूं कैटलिस्ट क्या होता है। कैटलिस्ट क्या है? सिंपल सा एक सब्सटेंस होता है जो कि रिएक्शन को करवाता है और उसका रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज करता है, कभी इंक्रीज करता है कभी नॉर्मल भी रखता है, ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन मेनली काम आता है रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करने का, ठीक है, ताकि रिएक्शन जल्दी हो पाए, ठीक है। बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। याद रखना, जब भी प्रोडक्ट निकलेगा तो उसमें कैटलिस्ट का नामो निशान नहीं रहेगा, ठीक है। देख रहे हो यहां पर निकेल है, पैलेडियम है, यहां पर कहीं दिख रहा है क्या? इससे पहले भी हम लोग जो देखे थे ऑक्सीडेशन रिएक्शन में देखे थे, K2Cr2O7 था, अल्कालाइन KMnO4 था, उन सब का भी रिएक्शन की वजह से, उन सब का प्रेजेंस की वजह से प्रोडक्ट में कुछ दिख रहा था क्या? कुछ नहीं था, ठीक है। तो वही है, कैटलिस्ट जो है रिएक्शन को करवाता है, ठीक है, उसका रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज करवाता है, बट रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता कि प्रोडक्ट में आपको कुछ उसका प्रेजेंस नहीं दिखाई देगा, ठीक है, समझ में आया। अब देखो ये जो रिएक्शन है ना, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, बहुत ज्यादा काम आता है वेजिटेबल ऑयल्स में, ठीक है। वेजिटेबल ऑयल में जब हाइड्रोजनेशन रिएक्शन करते हैं तो वेजिटेबल घी बन जाता है, ठीक है। देखोगे ना घी वगैरह बनता है, तेल से सॉलिडिफाइड हो जाता है, वही है, ठीक है। द रिएक्शन इज कॉमनली यूज्ड इन द हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, इतना याद रखना, ठीक है। अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ में आया। आगे देखते हैं हम लोग, एडिशन रिएक्शन हो गया। अब हम लोग देख लेंगे सब्सट्रैक्शन रिएक्शन। वहां पर क्या ऐड कर रहे थे, किसका? हाइड्रोजन का एडिशन कर रहे थे। यहां पर सब्सट्रैक्ट करेंगे किसका? हाइड्रोजन का सब्सट्रैक्शन करेंगे, है ना। तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन जो होगा वो हाइड्रोजन का होगा। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, बहुत फास्ट रिएक्शन भी होता है। सनलाइट के प्रेजेंस में हम लोग मीथेन हुआ या कोई भी अल्किन हुआ, उसमें क्लोरीन का एडिशन करते हैं, क्लोरीन को ऐड करते हैं, ठीक है। ये तो सिंगल दिख रहा है तुम लोगों को, ऐसे ऐड होते 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 और भी जाता है बाबू, है ना। HCl निकलते जाएगा, क्लोरीन घुसते जाएगा, HCl निकलते जाएगा, क्लोरीन घुसते जाएगा, इसी से बनता है तुम्हारा CHCl3। ये क्या है? क्लोरोफॉर्म, है ना। ऐसे ही रिएक्शन होते जाएगा होते जाएगा होते जाएगा, क्लोरोफॉर्म बनता है। ये तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, डोंट वरी, ठीक है। सिलेबस में मतलब कि तुम्हारा बुक में नहीं है। बोल सकते हो क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है, ऐसे सब्सट्रैक्शन रिएक्शन से बनता है क्लोरोफॉर्म। इसी का रिएक्शन फर्दर और आगे जाते जाएगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा, है ना। In the presence of sunlight, chlorine is added to hydrocarbons in a very fast reaction. It is called the subtraction reaction. Chlorine can replace the hydrogen atom one by one. ठीक है, देखो जैसे मैं बताया ना, ये one by one ऐसे करके रिप्लेस करते जाएगा, ठीक है। तो क्लोरीन जो होता है उसके पास प्रॉपर्टी होता है कि वो हाइड्रोजन एटम को एक एक करके रिप्लेस कर देगा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट या फिर यूवी रेज। याद रखना, सनलाइट या फिर यूवी रेज होगा तभी वो करेगा, ऐसे नहीं कि कहीं भी डाल दो कहीं भी वो कर देगा, ऐसा नहीं, ठीक है। सनलाइट रहेगा या यूवी रे रहेगा तो क्लोरीन एक एक तो हाइड्रोजन को निकालेगा और इसमें घुसते जाएगा और अपने HCl1 बन के निकलते जाएगा, ठीक है, समझ में आया। फिर और एक बार रिएक्शन करेगा, फिर और एक बार रिएक्शन करेगा, ऐसे 2 बार 3 बार करेगा तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। ये क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला। क्लोरोफॉर्म जानते हो कौन सा होता है? जो मूवीज वगैरह में देखते हो ना, रुमाल में थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म डाल देंगे, नाक में सुंघा देंगे, वो बेहोश हो जाएगा, वही होता है क्लोरोफॉर्म, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो गया। अब सम इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स, ठीक है। 2 कार्बन कंपाउंड्स के बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे। एक है इथेनॉल और एक है इथेनोइक एसिड, ठीक है। इथेनॉल से स्पेशल याद रखना, हम लोग दारू वारू अल्कोहल वगैरह के बारे में सबको जानते ही हो, ठीक है। उसमें मेनली यही रहता है, इथेनॉल डाइल्यूटेड फॉर्म में रहता है। अभी खाली बता दे रहा हूं क्या है, उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डोंट वरी, ताकि तुमको फैमिलियर रहे, पता रहे क्या है, उसी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इथेनॉल बहुत जगह यूज होता है, लाइक तुम लोगों का कॉस्मेटिक्स वगैरह में भी यूज होता है, तुम्हारा मेडिसिन वगैरह में भी यूज होता है, कफ सिरप वगैरह में यूज होता है, तुम्हारा क्या बोलते हैं ये सब क्या बोलते हैं सैनिटाइजर वगैरह, वो सब में भी यूज होता है, ठीक है। और जख्म वगैरह होता है ना, घाव वगैरह जो हो जाता है, कहीं चोट लग जाता है तो उसको साफ वाफ करने के लिए भी यूज होता है। और पॉइजनस भी होता है, बहुत ज़्यादा जहरीला होता है। अगर पूरा प्योर फॉर्म में अगर पी लिए या फिर थोड़ा सा भी कंज्यूम कर लिए, सीधा डेथ हो जाएगा, है ना। हाईली पॉइजनस रहता है ये। चलो देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, ठीक है। इथेनॉल का हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह देख लेते हैं, ठीक है। देखो
ये तो नॉर्मली लिक्विड एट रूम टेम्परेचर में रहता है, मतलब कि रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ये लिक्विड सिंपल लिक्विड रहता है, इथेनॉल जो रहता है लिक्विड रहता है, ठीक है। कॉमनली कॉल्ड द अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट ऑफ अल्कोहलिक ड्रिंक, ठीक है। इसको हम लोग नॉर्मली अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है। अल्कोहल क्या खाली यही नहीं, बहुत सारा है, सब का सब अल्कोहल के, ये जो इथेनॉल बना ना CH3CH2 CHO COH CHOH, क्या था यार इसका फॉर्मूला, रुक जाए यार, लास्ट में OH रहता है इथेनॉल, CH3C मिथेन इथेन OL CH2, हाँ CH2OH ऐसा रहता है, CH3CH2OH, ठीक है। ये है इथेनॉल का फॉर्मूला, ठीक है। रहता है 2 रहता है OH रहता है, हाँ ठीक है। यह इथेनॉल का फॉर्मूला, मैं क्या बता रहा था यार, भूल गया। कॉमनली कॉल्ड द अल्कोहल एंड इज, हाँ देखो ये OH ग्रुप, ये OH ग्रुप जिस चीज में भी लग जाए ना, जिस भी मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल जिस भी अल्काइल ग्रुप में लग जाएगा ना, उन सबको हम लोग अल्कोहल ही बोलेंगे, है ना, ये याद रखना, ठीक है। सबका सब अल्कोहल के अंडर में आता है, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी होता है कि जितना भी बड़ा चैन हो सबका सब फंक्शनल ग्रुप का प्रॉपर्टी ही शो करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग इथेनॉल बोलते हैं, इसको कॉमनली हम लोग अल्कोहल भी बोलते हैं, स्पेशली इसी को अल्कोहल बोलते हैं, सब जगह में यूज होता है यार, अल्कोहल का एज ए अल्कोहल यूज होता है इथेनॉल, ठीक है। प्रोपेनॉल ब्यूटेनॉल उतना यूज नहीं होता जितना इथेनॉल यूज होता है एज ए अल्कोहल, ठीक है। प्रोपेनॉल भी अल्कोहल है ना, क्यों, उसमें भी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। मिथेनॉल भी अल्कोहल, क्योंकि उसमें भी अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, बट कॉमनली हम लोग इसी को अल्कोहल के जगह में यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं कॉमनली कॉल्ड अल्कोहल एंड इज द एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, समझ में आया। तो ये जो अल्कोहलिक ड्रिंक है ना, ये जो बाबा पी रहे हैं, है ना, ये सब के सब इथेनॉल पी रहे हैं ना, इथेनॉल डाइल्यूटेड, प्योर इथेनॉल नहीं पी पाओगे बेटा, ठीक है ना, सीधा निपट जाओगे। Used in the medicine such as tincture, iodine, cough syrup and many tonics, ठीक है। ये जो होता है वाटर में सॉल्युबल होता है, देखो ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस जो होते हैं ना मेनली वाटर में सॉल्युबल नहीं होते, बहुत कम सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। वो क्या ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ही सॉल्युबल क्या बोलते हैं सॉल्युबल होते हैं, बट ये जो होते हैं तुम्हारा क्या बोलते हैं इथेनॉल, वो आपका वाटर में सॉल्युबल होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्युबल होते भी हैं, ऐसा नहीं कि नहीं होते हैं, आगे और भी देखोगे, और भी है सब्सटेंस जो कि वाटर में सॉल्युबल है, ठीक है, बट कंप्लीट सॉल्युबल नहीं होते, ये लोग बहुत कम ही होते हैं कंप्लीटली सॉल्युबल। अब देखो ये हो गया। अब कंज्यूम्पशन ऑफ अ स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ डाइल्यूट इथेनॉल कॉजेस ड्रंकनेस, ठीक है। डाइल्यूट, थोड़ा भी अगर डाइल्यूटेड वाला इथेनॉल आप पीते हो, ठीक है, ये क्या है, ये डाइल्यूटेड इथेनॉल ही है ना, इसमें पानी मिला हुआ, इथेनॉल में पानी मिला देते हैं तो हो गया डाइल्यूटेड, ठीक है। तो डाइल्यूटेड थोड़ा भी अगर आप इथेनॉल पीते हो, ठीक है, तो आपको ड्रंकनेस होगा, थोड़ा सा झूमेगा, सिर घूमेगा, और क्या, ठीक है। ऑल्सो लॉन्ग टर्म कंज्यूम्पशन ऑफ अल्कोहल लीड्स टू मैनी हेल्थ प्रॉब्लम, ज्यादा अगर पियोगे तो हेल्थ प्रॉब्लम होगा ही होगा, और अगर थोड़ा भी प्योर वाला पी लिए, इनटेक ऑफ इवन अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ प्योर इथेनॉल कैन बी लिथल, लाइकली टू कॉज डेथ, ठीक है। थोड़ा भी अगर प्योर वाला पी लिया ना, प्योर वाला रहता है तुम्हारा लैब में मिल जाएगा आप लोगों को, आपको मेनली यहाँ पे मिल जाएगा क्या, तो ये जहाँ पर ही साफ करते हैं ना, घाव जख्म वगैरह साफ करते हैं, मरहम पट्टी करते हैं, टेस्टिंग वगैरह करते हैं, वहाँ पे आप लोगों को मेनली मिलेगा, ये सब रहता है, वहाँ पे रखते हैं ताकि वो सब जर्म्स वगैरह को मारने का भी काम आता है ना। ये पेट का जर्म्स का पेट को ही मार देगा, खुद को इंसान को मार देगा, तो वहाँ नहीं करते। चलो ठीक है, समझ में आया ये प्रॉपर्टीज ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल क्या क्या होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं हम लोग, इसे कुछ रिएक्शंस है, ठीक है। इथेनॉल को अगर हम लोग सोडियम के साथ रिएक्ट करेंगे तो सोडियम इथेनॉइड बनाता है ना, हाँ सोडियम इथेनॉइड इथॉक्साइड, सॉरी सोडियम इथॉक्साइड बनाता है ना, सोडियम इथॉक्साइड, और हाइड्रोजन गैस को रिलीज करता है, ठीक है। तो अगर हम लोग इथेनॉल को सोडियम के साथ रिएक्ट किए तो स्पेशली याद रखना सोडियम इथॉक्साइड बनाएगा और रिलीज ऑफ हाइड्रोजन होगा, ठीक है। वही डिहाइड्रेशन रिएक्शन, अगर इथेनॉल को हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, ये स्पेशल रिएक्शन है, इसको याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन आता है इससे, है ना। अगर हम लोग इथेनॉल को कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 जो
एसिड है ना, ये कैटलिस्ट का काम कर रहा है, ये प्रेजेंस नहीं रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 का प्रेजेंस में 443 केल्विन डिग्री सेल्सियस, 443 केल्विन टेम्परेचर में उसको हम लोग हीट करेंगे, तो हम लोग को क्या मिलेगा, इथिन, इथिन मिलेगा। मतलब कि ये देख रहे हो, ये अल्कोहल से कन्वर्ट हो गया इथिन में, है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना रहा है, ठीक है, और वाटर रिलीज करेगा, ठीक है। ये स्पेशल रिएक्शन है, इसको याद रखना, एग्जाम में आएगा, आ सकता है, आता है। इथेन एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इज फॉर्म, ठीक है, वही बोला है, व्हेन इथेन इज हीटेड विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 443 केल्विन, इथेन एंड इथेन तो फॉर्म होगा ही और वाटर भी फॉर्म होगा, है ना। इसी को हम लोग डिहाइड्रेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं डिहाइड्रेशन रिएक्शन? क्योंकि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, पानी पूरा निकल जाना, बोलते हैं ना डिहाइड्रेशन हो गया क्योंकि बॉडी में पानी नहीं रहा। डिहाइड्रेशन का मतलब ही होता है पानी निकालना, अपने हो गया, अपने को बस पानी निकालना है, डिहाइड्रेशन बोलता है, रिमूवल ऑफ वाटर। तो इसमें वाटर तो है नहीं, अल्कोहल है, तो अल्कोहल के साथ एक और इसमें H जुड़ जाएगा, इसी से ये वाला H निकल जाएगा इसी से, है ना, तो C2H4 हो जाएगा, हो गया ना C2H4, और पानी मिल जाएगा, ठीक है। यहां जो कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। क्यों? वो डिहाइड्रेशन करवा रहा है ना, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं डिहाइड्रेटिंग एजेंट। द कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कैन बी रिगार्डेड एज डिहाइड्रेटिंग एजेंट विच रिमूव वाटर फ्रॉम इथेनॉल, जो कि इथेनॉल से पानी को खींच के निकाल देता है। कौन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4, ठीक है। चलो आगे देखते हैं हम लोग क्या है प्रॉपर्टीज ऑफ इथानोइक एसिड। अच्छा, इथेनॉल देख लिया हम लोग, इथेनॉल का प्रॉपर्टीज देखे हम लोग, और उसका रिएक्शंस वगैरह देख लिए, है ना, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज जो भी है। अब हम लोग देखते हैं इथानोइक एसिड, एसिड है, ठीक है, इथेनोइक एसिड का हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे। इसका कॉमन नेम क्या रहता है, सॉरी फॉर्मूला, कॉमन नेम बोलो या कॉमन फॉर्मूला बोलो, ये फॉर्मूला है उसका CH3COH, कॉमन नेम हम लोग इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, है ना। ये बिलोंग करता है कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप से। कार्बोक्सिलिक एसिड जो फंक्शनल ग्रुप है ना, कार्बोक्सिलिक एसिड का क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप का सिंबल COOH, ये इस फैमिली से बिलोंग करता है ना। और इसी को हम लोग कॉमन नेम इसका होता है एसिटिक एसिड, ठीक है। इथानोइक एसिड का कॉमन नेम होता है एसिटिक एसिड। इसका बॉइलिंग पॉइंट रहता है 118 डिग्री 118 डिग्री सेल्सियस, या कैल्विन में देखोगे 391 कैल्विन, है ना। फ्रीजिंग पॉइंट क्या रहेगा 17 डिग्री सेल्सियस, कैल्विन में देखोगे तो 290 कैल्विन, ठीक है। ये जो है ना फ्रीजिंग पॉइंट मतलब फ्रीज हो जाता है, इसका मतलब क्या बर्फ नहीं बनता बाबू, ये वैक्स के जैसा बन जाता है एक तो, ठीक है। आइस लाइक क्रिस्टल, सॉरी ये नहीं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, हेंस कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक। अच्छा, आइस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, दूसरा कुछ था, ठीक है। ये आइस लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसीलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिडिक एसिड भी बोलते हैं, ठीक है। कितना 17 डिग्री सेल्सियस में, ठीक है। ये भी वाटर में सॉल्युबल होता है, ठीक है, बट वीक एसिड होने की वजह से, ये वीक एसिड होता है इसलिए पार्शियली वाटर में आयोनाइज होता है, मतलब कि कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, ठीक है। आयोनाइजेशन मतलब कंप्लीटली पूरा नहीं घुल पाता है यार, थोड़ा सा कम घुलता है, जैसे कि तुम लोगों का NaCl होगा कंप्लीट घुल जाता है वाटर में। जो भी स्ट्रॉन्ग एसिड रहेंगे वो कंप्लीटली घुल जाएंगे, एसिड रहेंगे स्ट्रॉन्ग बेस रहेंगे वाटर में कंप्लीटली घुल जाते हैं, ये कंप्लीटली नहीं घुल पाते, पार्शियली घुलते हैं बट घुलते हैं, इसलिए वाटर में सॉल्युबल भी होते हैं ये, ठीक है। यूज क्या क्या है इसका, यूज ऑफ इथानोइक एसिड, ठीक है, ये मेनली विनेगर बनाने का काम में आता है। अगर 5 से 8% सॉल्यूशन होगा पानी में, मतलब कि अगर पानी में तुम विनेगर बनाना है अगर, तो 5 से 8% तक इथानोइक एसिड मिला दो, है ना, तो वो विनेगर बन जाएगा। विनेगर जानते हो, आता है ऐसा डब्बा में, बहुत यूज होता है चाउमीन फाउमिन बनाने में, मैं देखा हूँ, ठीक है। यूज इन पिकल एंड फूड प्रिजर्वेशन, ठीक है, फूड वगैरह को प्रिजर्व करने के लिए यूज होता है ना, अचार बनाने के लिए यूज होता है बहुत ज्यादा। यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ईस्टर, प्लास्टिक एंड सिंथेटिक फाइबर, देखोगे आगे जाके ईस्टर होता है स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस होता है, ठीक है, तो उसको बनाने में यूज होता है, और वही जाके बाद में परफ्यूम वगैरह बनाता है ना। और ये सब सोप वगैरह, सोप साबुन वगैरह हुआ, या फिर डिटर्जेंट वगैरह, ये सब में भी यूज होता है ईस्टर का। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब इसके कुछ रिएक्शंस है। सबसे पहले हम लोग रिएक्शन करेंगे इसका
सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। जब भी ये सोडियम कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो एक सोडियम सल्ट देगा, है ना, एक सोडियम सल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक है, इथानोएट रिएक्ट विथ सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट गिव राइज टू अ सल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ठीक है, तीन चीज देगा, एक सल्ट देगा, जिसके साथ रिएक्ट करेगा उसी का रेस्पेक्टिव सल्ट देता है। ठीक है, एक सल्ट देगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा और वाटर देगा। ठीक है, द सल्ट प्रोड्यूस्ड इज कॉमनली कॉल्ड सोडियम एसीटेट। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सोडियम एसीटेट। ठीक है, समझ में आया? चलो, रिएक्शन विथ स्ट्रॉन्ग बेस। अगर स्ट्रॉन्ग बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है, देखो ये तो एसिड है ना, अब बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑब्वियसली क्या देगा? वाटर देगा, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो रहा है, और एक सल्ट यहां पे भी देगा, है ना। तो वही दिया है, प्रोड्यूसेस सोडियम एसीटेट। ठीक है, इथानोइड, सॉरी सोडियम इथानोइड, जो कि एक सल्ट है। सोडियम इथानोइड दिया और सोडियम एसिड, दोनों एक ही चीज है ना, ये दोनों एक ही चीज है। बट यहां पे क्या, सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट किया था तो एक कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया था, बट यहां पे बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है तो सिर्फ और सिर्फ H2O देगा। ठीक है, समझ में आया? इसको हम लोग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी बोल सकते हो। क्यों? एसिड और बेस दोनों कंबाइन हो रहा है और आपको वाटर और सल्ट दे रहा है। ठीक है, क्या होता है इसको? सोडियम इथानोइड या सोडियम एसीटेट, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। चलो आगे देखते हैं हम लोग, रिएक्शन विथ एल्कोहल। ठीक है, अगर हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को ईस्टर देता है, ईस्टर, ईस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है ना। चलो देखो, ये है तुम्हारा सोडियम एसीटेट, सॉरी सोडियम एसीटेट बोल रहा हूं, इथानोइक एसिड या एसिटिक एसिड बोल सकते हो। ठीक है, उसको हम लोग अल्कोहल के साथ रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4। ऑक्सीडेशन करवा रहा है बेटा ये, क्यों? लेकिन हीट तो नहीं किया ना, छोड़ो कोई नहीं। तो हम लोग को ईस्टर मिलता है और वाटर मिलता है। ईस्टर का इसको नाम देंगे इथाइल इथानोएट, ये हो गया इथाइल इथानोएट। छोड़ो नोमेनक्लेचर अभी तुमको इतना डीपली वाला तो समझ में नहीं आएगा, बट इसका नाम खाली याद रख लेना, इथाइल इथानोएट। ये है एक ईस्टर, इसको हम लोग ईस्टर बोलते हैं। ठीक है, ईस्टर भी एक फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है, जो कि तुम लोगों का सिलेबस में भी नहीं है। ठीक है, बट ये है कुछ कॉमन कंपाउंड्स, छोटा छोटा थोड़ा सा तुम लोगों को दिया, एक ठो इथानॉल दिया है, एक ठो इथानोइक एसिड दिया है। इन दोनों के बारे में थोड़ा सा बता दिया है। इनका नोमेनक्लेचर करने की जरूरत आगे जब जाओगे हायर क्लासेस में तब करोगे, आराम से करोगे, बहुत ईजी है, कोई टफ नहीं है। ठीक है, बट अभी तुम लोगों को नहीं पढ़ाया गया इतना, छोड़ो, खाली इतना याद रखो, ये एक ईस्टर है, वो भी एक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, तो इसका नाम है इथाइल इथानोइड विद अ स्वीट फ्रूटी स्मेल, मतलब कि इसका स्मेल बहुत अच्छा होता है, फ्रूटी, मीठा। ठीक है, तो इसी को हम लोग बाद में यूज करते हैं, किसमें? परफ्यूम वगैरह में। ठीक है, चलो, दीज आर यूज इन द मेकिंग परफ्यूम एंड एज फ्लेवरिंग एजेंट। फ्लेवरिंग मतलब कि बहुत सारा फ्लेवर्स वगैरह में ऐड करते हैं, जैसे कि चॉकलेट फ्लेवर, बनाना फ्लेवर, ये सब जो फ्लेवर वगैरह है इसी का यूज करके बनाते हैं। ठीक है, तो ठीक है, एस्टरिफिकेशन हो गया। अब इसके बाद देख लेते थोड़ा सा हम लोग सैपोनिफिकेशन। सैपोनिफिकेशन मतलब क्या होता है यार? सोप बनाने का काम को बोलते हैं। अभी हम लोग इसके बाद पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सोप के बारे में पढ़ेंगे। अब इसी से रिलेटेड है, इसीलिए इसमें मैं थोड़ा सा बता दिया हूं इसी के साथ। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग विथ सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड हम लोग को मिला था ना इससे पहले। द ईस्टर इज कन्वर्टेड बैक टू अल्कोहल एंड सोडियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा सॉरी वो वाला नहीं है, देखो ये वाला सोडियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगर हम लोग जो ईस्टर हम लोग को मिला, ठीक है, उसी को हम लोग अगेन सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट कर देते हैं तो दोबारा से हम लोगों को अल्कोहल मिल जाएगा, है ना। अल्कोहल अगेन मिल जाएगा, यहां पे अल्कोहल के साथ रिएक्ट किया था ना, तो हम लोग एक टाइप से बैक रिएक्शन हो गया। ठीक है, अल्कोहल तो मिल गया बट ये वाला नहीं मिलेगा, सोडियम एसिटेट नहीं मिलेगा। सोडियम क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या था? एसिटेट, सोडियम कार्बन एसिटेट नहीं मिलेगा, सॉरी, सोडियम एसिटेट मिल जाएगा बोलो, या फिर सोडियम इथानोइड मिल जाएगा बोलो, है ना। इसका नाम क्या था? सोडियम इथानोइड। इसमें पहले भी हम लोग को वही प्रोडक्ट मिला था, देखो, है ना, सोडियम इथानोइड या सोडियम एसिटेट। कहां गए रे? सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिटेट बोलो या सोडियम इथानोइड बोलो, सब यही देता है बेटा, है ना। तो घूम फिर के हम लोग को एक ही चीज मिल रहा है, सोडियम
इथानोएट। अब यही जो है सोडियम इथानोएट बोलो या सोडियम एसीटेट बोलो, इसी का जब हम लोग लॉन्ग चेन कर देते हैं ना, यहाँ पर कार्बन सिर्फ 2 ही है, वहाँ पर ही 30 ठो 40 ठो 35 ठो ऐसा टाइप का आता है, ठीक है। ऐसे लॉन्ग चेन कर देते हैं तो वही बन जाता है हम लोग का सोप। सोप का फॉर्मूला होता है, ठीक है। दिस रिएक्शन इज नोन एज सोपोनिफिकेशन बिकॉज इट इज यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ सोप। इसी रिएक्शन को यूज करके हम लोग सोप का प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सोप्स आर सोडियम और पोटासियम सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। सोप जो होता है या तो सोडियम चेन होगा या तो पोटासियम का सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड। जैसे कि ये एक सल्ट है ना, ये सोडियम सल्ट बोल सकते हो, ठीक है। सोडियम इथानोएट है, ठीक है। सोडियम एसीटेट उसका कॉमन नेम है, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं सोडियम सल्ट, ठीक है। यही सोडियम सल्ट है। या फिर एक पोटासियम सल्ट, सोडियम की जगह पोटासियम रहेगा तो पोटासियम सल्ट हो जाएगा, उसी का लॉन्ग चेन जो हो जाएगा उसी को हम लोग बोल देते हैं सोडियम सल्ट या पोटासियम सल्ट, जिसको हम लोग सोप भी बोलते हैं, ठीक है। इसका ये तो दिया हुआ है, ठीक से दिख भी नहीं रहा है तुम लोगों को, क्योंकि मेरे को भी नहीं दिख रहा यार, थोड़ा सा धुंधला धुंधला लग रहा है, बट कोई नहीं। ये ऐसा बड़ा बड़ा, जैसे कि यहाँ पर एक सिंगल है ना, ये बहुत सारा है, ठीक है। NaOH के साथ रिएक्ट करवाया है, ठीक है, और लास्ट में हम लोगों को ये मिला। देखो इससे पहले भी हम लोगों को ये प्रोडक्ट मिल रहा था, बट वो रिएक्शन को हम लोग यूज नहीं कर रहे थे सोप बनाने के लिए, सिर्फ और सिर्फ यही रिएक्शन को हम लोग यूज करेंगे सोप बनाने के लिए, क्योंकि NaOH उसमें यूज करना है। चलो देख लेते हैं, आगे भी हम लोग को बहुत सारा है। सोप, अब सोप क्या होता है? सोप जो होता है सोडियम या पोटासियम सल्ट, हम लोग देख रहे थे सोडियम या पोटासियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना, लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड, वही। सोप इज अ सोडियम और पोटासियम सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर फैटी एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक लॉन्ग चेन फैटी एसिड बोलो या कार्बोक्सिलिक एसिड का बोलो, किसका? सोडियम होगा या तो पोटासियम होगा। देखो उसका फॉर्मूला एग्जांपल ऐसे देख लो, C17H35 COO Na, है ना, या Na के जगह में हम लोग K भी लगा सकते हैं, पोटासियम, ठीक है। अब कैसे होता है प्रिपरेशन ऑफ सोप, जिसको हम लोग सोपोनिफिकेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग? फैट या फिर ऑयल, जिसको हम लोग क्या, इसका फॉर्मूला क्या था? क्या था ये फॉर्मूला? CHCOOH, ये था। इसी में हम लोगों को मिल रहा था क्या, ऐड कर रहे थे हम लोग कार्बोक्सिलिक CH3, ठीक है। H में लगाऊंगा इसमें, ये था 3 CH3COOH, ठीक है। ये हो गया कार्बोक्सिलिक एसिड, इसी में कर रहे थे ना हम लोग, नहीं ईस्टर का, सॉरी, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। ईस्टर बनता है, ईस्टर कैसे बनता है? CH3 बोल दो या फिर COO, ये तो कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया, देख लेते हैं यार, रुक जाओ। COO CH3 COO CH3 ऐसे करके बनता है, छोड़ना इधर, कंफ्यूज मत हो। फिलहाल देख लो, यहाँ पर दिया हुआ है ही, ये R के जगह में समझ लेना, CH3 होगा, C2H5 हो सकता है, C3H7 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये R जो है अल्केन ग्रुप बोलते हैं इसको, ठीक है। ये जब रिएक्ट करता है तुम लोगों का सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ठीक है, तो तुम लोगों का सोप बनाता है और ग्लाइसरॉल बनाता है, ठीक है, ये दो चीज बनाता है, ठीक है, समझ में आया? चलो अच्छा, सोपोनिफिकेशन, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप बाय हीटिंग फैट्स और ऑयल, ठीक है, इसको हम लोग वेजिटेबल ऑयल या फिर एनिमल फैट्स भी बोलते हैं, ठीक है, विथ कॉन्सेंट्रेटेड सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ हम लोग जब उसको रिएक्ट करते हैं, जिसको हम लोग पोटासियम हाइड्रोक्साइड, अच्छा अगर ये नहीं हुआ तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड, ये NaOH नहीं, या तो सोडियम बनाता है या तो सोडियम सल्ट रहता है या तो पोटेशियम सल्ट रहता है। अगर सोडियम सल्ट वाला हम लोग को बनाना है ऐसे वाला, तो NaOH के साथ रिएक्ट करवा देंगे। अगर इसके जगह में अगर हम लोग K लगा देंगे, K वाला बनाना है तो KOH के साथ रिएक्ट करवा देंगे, और ये रिएक्शन के बाद हम लोगों को मिलता है सोप, ठीक है, समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब सोप तो बना लिए, अब सोप का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं, उसका काम देख लेते हैं, कैसे बनता है, क्या काम करता है, ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ सोप, ठीक है। सोप में 2 एंड होता है, ठीक है, ये देखो, ये है ना,
ये उसका टेल होता है, ये उसका हेड होता है ना। अब इसी के बारे में हम लोग देखते हैं। एक होता है हाइड्रोफोबिक टेल, ठीक है, टेल जो है ना ये होता है हाइड्रोफोबिक, इसको पानी से प्यार होता है, ठीक है, सॉरी उल्टा बोल दिया, हाइड्रोफोबिक फोबिया है ना, उसको पानी से नफरत होता है। अब हाइड्रोफोबिक टेल कैसे होगा? वाटर रिपेलिंग, अ सोप मॉलिक्यूल हैज 2 पार्ट्स, हाइड्रोफोबिक टेल मेड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन अट्रैक्ट टू ऑयल एंड ग्रीस। अच्छा ठीक है सॉरी, ठीक है, इसको पानी से नफरत होता है। हाइड्रोफोबिक जो रहता है टेल, इसको पानी से नफरत होता है, तो वो क्या करता है, पानी से बचने के लिए जाके ऑयल में छुप जाता है। ये जो है ना ऑयल है ना, ये ऑयल में जाके छुप जाता है। क्या करेगा? आएगा सीधा इसके अंदर घुस जाएगा, है ना, क्यों? ऑयल के अंदर पानी नहीं आ सकता, है ना। और दूसरा होता है हाइड्रोफिलिक हेड, है ना, हाइड्रोफिलिक हेड जो कि वाटर लविंग होता है, वाटर को मतलब वाटर में जाके चिपकेगा, वो वाटर उसको चाहिए वाटर, है ना। तो यहां से चारों तरफ वाटर लगे रहता है, ये वाटर के पास जाएगा, ये ऑयल के पास जाएगा, दोनों मिलके फाइनली ऐसा एक तो स्ट्रक्चर बनाते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन, ठीक है। देख रहे हो, आयोनिक पार्ट जो रहता है COONA, अच्छा ये देखो Na जो रहता है ना, Na+, ये पूरा बाहर रहता है बाबू, ना ये हेड है ना टेल है, ठीक है। ये ब्रेक हो गया, पानी में जाते साथ ये आयोनाइज हो गया। आयोनाइज मतलब क्या? दोनों अलग अलग हो जाते हैं, पानी में जैसे जाएगा आयोनिक पार्ट वो अलग हो जाता है। तो COO जो है माइनस, वो है ये हेड, है ना, और इसके जगह में ये जो है ना लंबा चेन, कार्बन चेन, ये है तुम लोगों का टेल, ठीक है। ये हेड क्या है? COO-, ये है हेड, ठीक है। टेल क्या है तुम लोगों का? ये लंबा चेन, ठीक है, वो चेन जो दिखाता है, ठीक है। तो अब ये क्या करता है, ऐसा करके एक मिशेल फॉर्मेशन कर देगा ऑयल के चारों तरफ। जितने भी डस्ट वगैरह होते हैं सबके सब ऑयल ही रहते हैं, मोस्टली ऑयल ही रहते हैं। तो हम लोग को ऑयल ही निकालना रहता है, किससे? पानी से बोलो या फिर तुम लोगों का कपड़े से, जिससे भी, ठीक है, ऑयल निकालना रहता है। तो ऑयल के लिए फिर मिशेल ऐसा फॉर्मेशन कर लेता है। देख रहे हो, ये है डर्ट, है ना, तो चारों तरफ ये हाइड्रोफिलिक है, ये हाइड्रोफोबिक टेल है ना। अब चारों तरफ मिशेल फॉर्मेशन कर दिया, फिर उसमें पानी मार दो, निकल जाता है वो, है ना। ऐसे करके ये काम करता है। मेड ऑफ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक जो रहता है हेड टेल, हाइड्रोफोबिक टेल जो रहता है वो ऐसा लंबा चेन से बना होता है, ठीक है। अट्रैक्ट टू ऑयल एंड ग्रीस, जितने भी ऑयल और ग्रीस रहते हैं ना उसके तरफ वो अट्रैक्ट हो जाता है। क्यों? उसको पानी से डर लगता है, पानी से दूर भागता है वो, है ना। हाइड्रोफिलिक हेड जो रहता है, अब उसको तो पानी की तरफ जाना है, तो आयोनिक पार्ट जो रहता है ये वाला, ठीक है, ये पानी की तरफ भागता है, ये Na+ वो साइड हो गया रहता है, ठीक है। अट्रैक्ट टू वाटर, ये वाटर को अट्रैक्ट करता है। अब वर्किंग क्या रहता है? व्हेन सोप इज एडेड टू डर्ट क्लॉथ कंटेनिंग ऑयल, ठीक है, जब सोप हम लोग उसमें ऐड करते हैं, द हाइड्रोफोबिक टेल अट्रैक्ट टू ऑयल, ठीक है, जैसे मैंने बताया हाइड्रोफोबिक जो रहता है वो ऑयल की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। एंड द हाइड्रोफिलिक हेड रिमेन्स इन वाटर, हाइड्रोफिलिक हेड जो रहेगा, सिर हाइड्रोफिलिक जो रहता है वो पानी में ही रहेगा, पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, जो भी बोलो, ठीक है। दिस फॉर्म्स मिशेल्स, ठीक है, ये ऐसा करके एक मिशेल बनाता है, ठीक है, इसी को हम लोग बोलते हैं मिशेल फॉर्मेशन, ठीक है। स्पेरिकल स्ट्रक्चर वेयर ऑयल इज ट्रैप्ड इनसाइड, ठीक है, ऑयल जो रहता है उसके अंदर में ट्रैप हो जाता है। दिस मिशेल आर लिफ्टेड अवे बाय राइंसिंग विथ वाटर रिमूविंग डर्ट एंड ऑयल, ठीक है। इसी में जब पानी मारते हैं तो सब निकल जाता है, और क्या, खत्म, वही चीज बोला है, समझ में आया? चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब देखो सोप का भी कुछ लिमिटेशंस है, क्या कुछ, ये नॉर्मली सॉफ्ट वाटर में अच्छा काम करता है, बट हार्ड वाटर जो कि कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन कंटेन करते हैं, जिनको हम लोग हार्ड वाटर बोलते हैं। कुछ वाटर ऐसे होते हैं जिसमें देखना तुम साबुन जितना भी घस दो ना उसमें फेन नहीं निकलेगा, जल्दी झाग नहीं निकलेगा, तो इस क्योंकि उसमें ना कैल्शियम आयन या फिर मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट रहता है, ठीक है, जो कि सल्ट बना देते हैं, ठीक है, मैग्नीशियम सल्ट या इनसॉल्युबल कैल्शियम या मैग्नीशियम सल्ट बना देते हैं, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं, ठीक है, वो सल्ट बना देते हैं, तो झाग फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। इसीलिए सोप ऐसे जगहों पे, ऐसे वाटर्स में काम नहीं आता। सोप डू नॉट वर्क वेल इन हार्ड वाटर, हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, दिस आयंस फॉर्म्स इनसॉल्युबल कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्ट, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं।
विथ सोप रिड्यूसिंग क्लीनिंग पावर। इसी के वजह से सोप का जो क्लीनिंग पावर रहता है वो रिड्यूस हो जाता है। वैसे जगह में हम लोग यूज करते हैं डिटर्जेंट। ठीक है, डिटर्जेंट जो होता है सोडियम और एमोनियम सल्ट ऑफ लॉन्ग चेन सल्फोनिक एसिड और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। मतलब कि वहां पे हम लोग देख रहे हैं सोडियम या क्या बोलते हैं पोटेशियम का लॉन्ग चेन कार्बोक्सिलिक एसिड था, यहां पर ही अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट्स रहता है ना, सोडियम का अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट। ठीक है, ये क्या करता है, ये देखो, ये फॉर्मूला याद रख लेना। ठीक है, नहीं भी रखो तुम लोग का एग्जाम में नहीं आएगा, ये फॉर्मूला तुम लोग का है नहीं। ठीक है, सिलेबस में नहीं ना इसका फॉर्मूला ना ये सोप का फॉर्मूला का टेंशन मत लेना। ठीक है, तो ये जो है तुम लोगों का क्या बोलते हैं, ये जो है ना मैग्नीशियम सल्ट और कैल्शियम सल्ट को ना, सॉरी सल्ट बोल रहा हूं, आयंस को न्यूट्रलाइज कर देता है। ठीक है, और फिर हार्ड वाटर में भी ये अच्छा काम करता है। ठीक है, वही बोला है दे आर मोर इफेक्टिव देन सोप बिकॉज दे वर्क इन हार्ड वाटर। सम डिटर्जेंट आर नॉन बायोडिग्रेडेबल लीड्स टू वाटर पॉल्यूशन। ठीक है, ये तो है। ठीक है, इनको न्यूट्रलाइज कर देता है, और कुछ जो भी डिटर्जेंट होते हैं मोस्टली जो होते हैं वो बायोडिग्रेडेबल नहीं होते। ठीक है, वो इसीलिए वाटर पॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, समझ में आया? इससे ज़्यादा इसमें जाने की जरूरत नहीं, इतना काफ़ी है। ठीक है, ये समझ में आया तुम लोगों को? सोप जो होते हैं उसका लिमिटेशंस वो हार्ड वाटर में क्यों काम नहीं करते हैं, क्योंकि कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्ट रहता है जिसके साथ मिलके वो लोग स्कम बना देते हैं, है ना, जिसको हम लोग कैल्शियम सल्ट बोलो या मैग्नीशियम सल्ट बोलो, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं, वो बनाए, जिसकी वजह से सोप का पावर घट जाता है। अब उस पावर के लिए, मतलब कि वो पावर नहीं है, इसीलिए हार्ड वाटर में हम लोग डिटर्जेंट का यूज करते हैं। ठीक है, समझ में आया? चलो, डिटर्जेंट समझ में आ गया। अब आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा इसका क्वेश्चंस। अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि कितना हुआ है नहीं हुआ है क्लियर हो जाएगा तुम लोगों का, और जो बच जाएगा दोबारा से रिपीट कर लेना। कार्बन फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स बाय, कार्बन जो है कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, द वैलेंसी ऑफ कार्बन कितना होता है? 4 होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 2 और 4। ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट में 2 रहता है, सेकंड में फर्स्ट सेल में 2 रहता है, सेकंड में 4 ही रहता है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कोवेलेंट कंपाउंड? ठीक है, कौन सा इसमें से ट्रू है? दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ना। दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, नो। दे आर सोल्यूबल इन वाटर, नो। दे आर लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, फॉलोइंग स्टेटमेंट इज कोवेलेंट कंपाउंड। ठीक है, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ इथेन इज, इथेन का मोलिकुलर फॉर्मूला क्या है? इथेन अल्केन ग्रुप का है। ठीक है, CnH2n+2। ठीक है, यानी कि C2H6। सक्सेसिव मेंबर ऑफ अ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय CH2। ठीक है, बॉन्ड CH2। ठीक है, होमोलोगस सीरीज में हर एक जो अलग अलग क्या बोलते हैं यार सब्सटेंस बनेगा, कंपाउंड बनेगा, ठीक, जैसे कि मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, अलग अलग बन रहा है ना, सबका सब सिर्फ और सिर्फ CH2 यूनिट से अलग रहेगा, है ना। द मोलिकुलर मास डिफर बिटवीन 2 सक्सेसिव होमोलोगस इज, वही इसी का ये दे दो, मास दे दो, मोलिकुलर मास 14। कार्बन का होता है कितना? 12 होता है ना, 13-14 होना चाहिए, हाँ 14, ठीक तो है। द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्केन इज, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या है? CnH2n+2। ठीक है, चलो सॉरी। द फंक्शनल ग्रुप ऑफ अल्कोहल इज, अल्कोहल का फंक्शनल ग्रुप क्या है? बॉन्ड OH। द IUPAC नेम ऑफ CH3COOH, ठीक है, ये एसिटिक एसिड से कॉमन नेम था, एसिटिक एसिड, और IUPAC नेम क्या होगा? इथानोइक एसिड, है ना, इथेन है। द फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? बॉन्ड COOH। द फंक्शनल ग्रुप इज इन इथानॉल इज, इथानॉल में कौन सा फंक्शनल ग्रुप था? ओल, है ना, यह है तुम लोगों का अल्कोहल का OH, है ना, बॉन्ड OH। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज एडिशन रिएक्शन, इसमें से कौन सा एडिशन रिएक्शन में जाता है बाबू? अल्कीन, है ना, अल्कीन जाएगा या फिर अल्काइन जाएगा, जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स रहेंगे उस वो जाता है तुम लोगों का
एडिशन रिएक्शन में मीथेन रिएक्ट्स विथ क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू फॉर्म मीथेन। अच्छा, क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है? क्लोरोमीथेन, क्लोरोमीथेन, और आगे जाके वो वही क्लोरोफॉर्म भी बनाता है, ठीक है, तो क्लोरोमीथेन। When ethanol burns in air, the products are, जब इथेनॉल को हम लोग एयर में बर्न करते हैं तो प्रोडक्ट क्या क्या मिलता है? इथेनॉल, ठीक है, तुम लोगों का कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है। देखिए हम लोग याद किया है कंबुजन रिएक्शन, जब भी हम लोग कार्बन को बर्न करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, प्लस में हीट एनर्जी मिलता है ना। बट अगर हम लोग कार्बन कंपाउंड को बर्न करते हैं तो हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विथ सोडियम गिव्स सोडियम इथेनोएट, है ना, सोडियम इथेनोएट कहाँ गया ना, इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड मिलता था, है ना, सोडियम इथॉक्साइड, बीच में ऑक्सीजन भी एक रहता था, है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। इथेनॉल रिएक्ट्स विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 टू फॉर्म, अच्छा डिहाइड्रेशन रिएक्शन करता था इसके साथ, कौन? कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ अगर हम लोग रिएक्ट करेंगे इथेनॉल का तो क्या फॉर्म करता था हम लोगों का? पानी तो निकालेगा ही, साथ में इथिन बना देता था, है ना, इथेनॉल से इथिन बना देता था। द प्रोसेस ऑफ हीटिंग इथेनॉल विथ कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 इज नोन एज डिहाइड्रेशन रिएक्शन, पानी निकालता है ना, अपने को सिर्फ पानी निकालना है। इथेनोइक एसिड रिएक्ट्स विथ सोडियम बाइकार्बोनेट टू प्रोड्यूस, इथेनोइक एसिड सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, तो वो क्या करता था? तुम लोगों का CO2 निकालेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट ना CO2 निकालता था। द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इथेनॉल, अच्छा ये CO2 विथ सोडियम बाइकार्बोनेट, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, देख लेते हैं एक बार फिर से। CO2 निकालता था, H2 निकालता था, इथेनोइक एसिड ना, CO2 और H2O, कहां थे हम लोग? यहां थे, नहीं इससे पहले थे, ठीक है, CO2 निकालता था। द स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड फॉर्म्ड फ्रॉम इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड इज, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ईस्टर, तो इथाइल एसीटेट, इथाइल एसीटेट, ईस्टर उसका कॉमन नेम, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप का नेम बोल सकते हो, ठीक है, ये इथाइल एसीटेट उसका कॉमन नेम। द रिएक्शन बिटवीन एन एसिड एंड एन अल्कोहल टू फॉर्म एन ईस्टर इज कॉल्ड ईस्टरिफिकेशन, ईस्टर फॉर्म कर रहा है ना, ईस्टरिफिकेशन, है ना। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग सोप फ्रॉम फैट्स एंड अल्काली इज नोन एज सोपोनिफिकेशन, है ना, सोप बना रहे, सोपोनिफिकेशन। द बाय प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इन सोपोनिफिकेशन इज ग्लाइसरॉल, अच्छा ये तुमको बताया नहीं था, वो पिक्चर में था, याद रखना, खाली बाय प्रोडक्ट जो रहता है वो ग्लाइसरॉल था, ठीक है। द क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ मिसल, मिसल फॉर्मेशन की वजह से क्लीन होता है तुम लोगों का। द एंड ऑफ द सोप मॉलिक्यूल दैट इज वाटर लविंग इज, वाटर लविंग है ना, जो वाटर को लव करता है, जो हाइड्रोफोबिक तो होगा नहीं, हाइड्रोफिलिक होगा, हाइड्रोफिलिक हेड। सोप्स आर इनइफेक्टिव सॉरी, soaps are ineffective in hard water because they form insoluble scum बनाया था, क्या चीज का, मतलब कि कैल्शियम और मैग्नीशियम सल्ट बनाया था, उसी को हम लोग स्कम बोलते हैं। डिटर्जेंट सोडियम सल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ना, सोडियम सल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड, है ना, सोडियम सल्ट ऑफ सल्फोनिक एसिड था, सल्फर था उसमें, है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोडिग्रेडेबल क्लीनिंग एजेंट, कौन सा इसमें बायोडिग्रेडेबल है? सोप, डिटर्जेंट जो है बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, जिसकी वजह से इसमें पॉल्यूशन ज्यादा होता है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स वेल इन हार्ड वाटर, कौन सा इसमें हार्ड वाटर में ज्यादा अच्छा काम करेगा? ऑब्वियसली डिटर्जेंट, ठीक है ना। इथाइलिक एसिड फ्रीजेस एट 17 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, आशा है आपको समझ में आया होगा, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।